लोग जीतू भैया बुलाते हैं, सचिव जी बुलाते हैं। आई थिंक जीतू भैया इज रेगुलर, क्योंकि वो मेरा कहीं ना कहीं मेरा नाम भी है। प्रधान जी को गोली किसने मारी? पिंकी से शादी करेंगे या खाली गांव में चाय पी रहे टंकी पे बैठ के? अब ये बता दो, अगले सीजन में लव यू बोलोगे या नहीं बोलोगे, और बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? पकौली बाजार में बोलोगे या पानी टंकी चढ़ के बोलोगे? कोई ऐसा मोमेंट नहीं है कि यार ये स्क्रिप्ट में ये क्या था, मतलब ऐसे दो बच्चे मीठी की आपने तो आयुष्मान हो किस किया था? बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता लड़कियों से रोमांस करने का मन नहीं? कर तो रहा हूँ, इनकी से कर रहा हूँ। Why you did कोटा फैक्ट्री? क्या जरूरत थी कोटा फैक्ट्री की? कोटा फैक्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट चलती है, मुझे समझने में ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं लगाई? कोटा फैक्ट्री आई थिंक शो शायद चलेगा, बट आई थिंक जीतू भैया का सीजन 3 आई थिंक एग्जिट। लाइफ में ज्यादा बुरा कहाँ लगा था? आईटी के बाद नौकरी ना मिलने पर या किसी लड़की के रिजेक्ट करने? ये डिफिकल्ट सवाल है। अभी रिलेशनशिप में हो? अभी नहीं बोल सकता मैं कि मैं हूँ या नहीं। ये क्या होता है नहीं बोल सकता मैं, या तो हो या नहीं हो, ये क्या होता अरे है? नहीं, आप जानते नहीं हो, ये सब कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है आजकल। देख रहा है विनोद अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों से कैसे गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। अब रह गया पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन में ये वाला कोट उतना मैटर नहीं करेगा। वो मीनू रातों की नींदें छीन। What was that? साइकिल पे घंटी टिंग टोंग। ये स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है? ILU नीचे लिखा है DAT क्वेश्चन मार्क। क्या MS धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए या अभी 1 साल और IPL में? 1 साल क्यों? धोनी तो मतलब खेलेंगे, धोनी कहीं जा रहे हैं यार। विराट या रोहित फेवरेट कौन? सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में ज्यादा बड़ा बैट्समैन? आपको पता है दुनिया की सबसे टैलेंटेड कौम कौन सी होती है? इंजीनियर्स की। वो जो अपनी बिरादरी में रह जाते हैं वो भी कमाल करते हैं, और जो छोड़ कर जाते हैं वो जहां जाते हैं वहां बवाल करते हैं। एक इंजीनियर से आप मिले हैं, दूसरे से आपको मुलाकात करवाते हैं। जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया। हेलो, थैंक यू। किसी के लिए जीतू भैया, किसी के लिए सचिव जी हैं, तो किसी के लिए मीनू जो रात की नींदें छीनू। मजा तो आ रहा हो यार गुरु, मतलब बीटेक से निकलकर दुनियादारी में बढ़िया स्टाइल क्लास, सचिव जी, पंचायत, मीनू। हाँ, आई थिंक एक्टर बनने आया था मुंबई में, और हमेशा वो डर रहता है कि पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, और काम मिलेगा तो वो कितने लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। एंड फाइनली आई थिंक 10 साल की मेहनत के बाद वो चीज़ें हो रही हैं, और जो काम है लोगों तक पहुंच रहा है और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। कोटा फैक्ट्री आ गई है, और उससे पहले हमने पंचायत देखी, उससे पहले कई और फिल्में देखी। मैंने आपको कोटा फैक्ट्री में डिस्कवर किया था। जब पहली बार मैंने देखा, मैंने कहा यार ये वाली फिल्म मैंने पहले क्यों नहीं देखी। मतलब बहुत रिलेट कर पा रहे थे, आई एम श्योर जिन्होंने भी लाइफ में बीटेक किया होगा वो जब उसकी तैयारी से गुजरे होंगे तो उन्होंने महसूस किया होगा, क्योंकि आप भी बीटेक इंजीनियर हो। किससे इंजीनियरिंग की थी? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और सिविल से की मैंने। कितनी लड़कियां थी क्लास में? थी, फिर भी थी, 5 लड़कियां थी। और कितने लड़के थे सारा मिला के? होंगे 40 44। बट हाँ, मतलब बाकी डिपार्टमेंट से बेटर था हमारा डिपार्टमेंट। वो मेरे ख्याल से एक्सेप्शन रहा होगा, क्योंकि हाँ, मैकेनिकल में फिर भी मिल जाती है, सिविल में नहीं मिलती। हाँ, सिविल में नहीं मिलता। ये पता नहीं कैसे आपके पता नहीं, यहाँ हाँ, मिल गए थे। somehow। तो बीटेक वालों में क्या होता है, ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ जो अपनी फील्ड में रहते हैं उनका हिसाब किताब अलग है, बट जो छोड़ के जाते हैं वो जहां जाते हैं झंडे गाड़ देते हैं। मैंने अरविंद केजरीवाल को देखा, क्रिकेट में अश्विन कुंबले को देखा, फिल्म इंडस्ट्री में मैं बादशाह को देखता हूँ, इरफान सिंगर है, कृति सेनन को देखता हूँ, और ऐसे XYZ बहुत सारे नाम है। करेक्ट। तो क्या होता है बीटेक में जो आदमी यार वो कहते हैं ना, मतलब मैं कहता था कि 4 साल ही गलती होती है, एंड देन वी डिसाइड कि इससे बड़ी गलती करते हैं। आपका क्या टेक है इस पे? मुझे लगता है कि काफ़ी इंटेंस पढ़ाई होती है। मुझे ऐसा लगता है कि 11वीं 12वीं तक वो जो पूरा फेज़ होता है, तो जो खासकर वो उम्र होती है जिसमें वो 11th 12th में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ पे जनरली बच्चे बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं। जिनको जो IIT के या इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वो लोग कॉलेज में एक्सप्लोर करते हैं। कॉलेज में उनको जाके लगता है कि अच्छा यहाँ पे स्पोर्ट्स भी है, ठीक है, म्यूज़िक भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई से अलग हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे वो चीज़ें पहली बार एक्सप्लोर करते हैं, और शायद वो उनमें ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं या डेप्थ में चले जाते हैं। एंड फिर उनको, मुझे लगता है कि उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे उन चीज़ों पे चले जाता है, और फिर पढ़ाई छोड़ के सब पे मन हाँ, लगने लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि उनको उनकी तैयारी बहुत इंटेंस होती है 11th 12th तक। वो जो भी चीज़ करते हैं बड़े डिटेल के साथ करने की आदत लग जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि 11th 12th में अगर आपने डिटेल में रह के पढ़ाई नहीं की तो आपका इंजीनियर बनना अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
तो वहाँ से वो उनको आदत लगती है, बट जब वो कॉलेज में जाके जिनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोला जाता है, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, एक्टिंग हो गई, स्टेज प्लेज़ हो जहाँ गए। थोड़ा एक्सपोज़र रहता है, हाँ, थोड़ी तो लड़कियाँ दिखती है। हाँ, तो वो वो पहली बार उनको वो एक्सप्लोर करने को मिलता है, तो वो उसमें भी काफ़ी डिटेल में चले जाते हैं और आई थिंक कहीं न कहीं वो डीप इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उन नहीं तो चीज़ों कई लोगों ने हमसे कहा कि आप सचिव जी से हमारे पूछ लीजिएगा कि सिविल इंजीनियर थे इसीलिए रिंकी के साथ धीरे-धीरे मामला चल रहा है। बड़ा स्लो चल रहा है। ये सिविल इंजीनियर वाली क्वालिटी है कि भाई थोड़ा-सा डर लगता है। अब तो सिविल इंजीनियर्स अच्छा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। नहीं, नहीं मोहब्बत वाला, वहाँ तो लड़के तेज़ हाँ। होते हैं, अपने डिपार्टमेंट तेज़ होते हैं। ये मोहब्बत वाले डिपार्टमेंट में बड़ा ढीले पड़ जाते हैं कि यार इज़हार नहीं कर पाते। लोग कह रहे सचिव जी भी नहीं बोल पाते हैं। धीरे-धीरे गाड़ी में पीछे बैठते भी तो शर्मा-शर्मा के बैठते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मुझे लगता है कि थोड़े से ज़्यादा कंट्रोल में बिहेव करते हैं सचिव जी, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि गाँव में क्या माहौल है और मतलब अगर वो डायरेक्टली जाएँगे तो पता नहीं क्या बातें बनने लग जाएँगी। तो ऑलरेडी बहुत सारे मसले चलते रहते हैं गाँव के, तो उनसे बचने के लिए वो थोड़ा स्लो ही लेके जा रहे हैं चीज़ें। इसीलिए रात को टंकी पे जाते हैं। हाँ जी। लोगों ने बड़ी मौज काटी हमसे कहा यार कि सचिव जी की डिपार्ट जॉब जो होती है वो बड़ी फेयर वाली होती है हुँ। लेकिन प्रधान जी की तरफ झुकाव इसलिए था क्योंकि रिंकी साथ में थी। हाँ, हो सकता है। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मैंने आपके कई कैरेक्टर देखे जैसे कई सारी रील्स आपकी आती है एक रील में देखता हूँ अक्सर आती है मीनू वाली हुँ। जादूगर की जिसमें आपकी आंखें खोल रखी है और सुई ऐसे आती है करेक्ट। और सडनली दीदी जो है डीएटी दीदी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैं देखता हूँ शुभ मंगल ज़रा सावधान हुँ, एक बड़ा अलग कैरेक्टर मुझे दिखाई पड़ता है हुँ, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी भी रही थोड़ी सी चर्चाएं भी रही उसके हुँ, बारे में बात करेंगे फिर पंचायत मैंने देखी एंड देन कोटा फैक्ट्री जो एक बहुत ही डिसेंट सी फिल्म है इंटेलेक्चुअल फिल्म है समझदार वाली फिल्म है और जिसके कैरेक्टर से बहुत कुछ सीख सकते हो मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी बच्चा हो जो कहीं भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हो अगर वो कोटा फैक्ट्री देख ले तो उसकी प्रिपरेशन का टाइम बड़ा इजी हो जाएगा स्मूथ हो जाएगा आपको पता लग जाएगा कि क्या हुँ, करना है ज़्यादा जरूरी क्या नहीं करना है हुँ। वाई यू गाइज डिड कोटा फैक्ट्री व्हाई वी यूज़ कोटा आपने फैक्ट्री? वाई यू डिड कोटा फैक्ट्री क्या जरूरत थी कोटा फैक्ट्री की हाँ, मुझे लगता है कि जो भी लोग कोटा में रहे हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे वो एक अलग वर्ल्ड है। और उस वर्ल्ड के बाहर वो किसी को पता नहीं कि कोटा में होता क्या है। यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला जो कल्चर है, जो हॉस्टल वाला कल्चर है, वो बहुत डिफरेंट है जो हम लोग कॉलेज वाले जो हॉस्टल्स होते हैं या बोर्डिंग स्कूल वाले जो हॉस्टल्स होते हैं, उनसे काफ़ी डिफरेंट एक दुनिया चल रही है कोटा में कहीं। वो आई थिंक वहीं के लोगों को पता था आज से पहले। तो जो भी लोग कोटा में पढ़ के आए उन जैसे खासकर मैं और वो अगर फ़िल्म मेकर या बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनको हमेशा से वो लगता है कि वो वर्ल्ड बहुत एक्सप्लोर किया जा सकता है एंड बहुत सारी कहानियाँ बहुत सारे एपिसोड्स क्रिएट किए जा सकते हैं तो वो एक गैप हमेशा से लगता था एंड जिससे भी बात करो मतलब अगर प्री कोटा मैं काफ़ी लोगों से बात करता था कोई पूछता था कि आजकल क्या चल रहा है तो मैं किसी जनरली अगर जो फ़िल्म मेकर्स हैं उनसे बात करूँगा कि मैं कोटा पे कुछ कर रहा हूँ, तो उनको आइडिया ही नहीं था कि कोटा पे क्या है। तो मैं एक्चुअली डर जाता था कि ऐसा ना हो कि ये स्टोरी किसी को कनेक्ट ही ना करे या रिलेट ही ना करे कि क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। बट स्टिल वी मेड इट क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं और उन मुद्दों पे बात करना ज़रूरी है एंड वहाँ पे स्पेस है एक सिनेमैटिक चीज़ों का। कोटा फैक्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट चलती है हुँ। मुझे समझ नहीं ब्लैक एंड व्हाइट क्यों लगाई आप लोगों ने क्यों कलर में रखा उसे ये काफ़ी डायरेक्टर का जो डायरेक्टर हैं हमारे राघव सुब्बू जिन्होंने सीज़न 1 और सीज़न 2 डायरेक्ट किया है उनका बहुत कन्विक्शन था कि ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए। बहुत सारे रीज़न्स हैं उनके एंड पहला रीज़न यही था कि हाँ ब्लैक बोर्ड और वाइट चॉक से की दुनिया होती है बच्चों की सारे टीचर्स की जो भी वहाँ पे होते हैं उसी के अराउंड पूरे टाइम 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं तो दिन में 4-4 लेक्चर होते हैं या 3-3 लेक्चर होते हैं तो ये मान लीजिए कि पूरा दिन उन्हें वो ब्लैक एंड वाइट देखना पड़ता है। तो उन्हीं का आइडिया था कि ये बहुत अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर दिस शो फॉर दिस सीरीज। MWFTTS हाँ क्या MWFTTS ये क्या है? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारी कोचिंग जब हम करते थे तो ओह, 3 दिन पड़ती थी अच्छा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हाँ 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 वो 11th में ऐसा होता था 12th में फिर हाँ रोज होती थी। हाँ ट्यूसडे थर्सडे हाँ हाँ सैटरडे हाँ, MWFTTS कुछ बैचेस मंडे से होते थे कुछ बैचेस ट्यूसडे से होते थे। हाँ तो अभी जब आप निकलते हो क्योंकि अभी पंचायत भी बहुत बड़ी हिट हो चुकी है पंचायत भी एवरीबडी टॉकिंग और सारे कैरेक्टर्स जो है वो सुपर डुपर हिट है हर इंसान को लेकर मीम्स है सोशल मीडिया खोलिए आप गाने आप लोग के भरे पड़े हैं लोग जीतू भैया बुलाते हैं सचिव जी बुलाते हैं दोनों ही बुलाते हैं अभी पिछले 2-3 महीने से सचिव जी बुला रहे हैं सब लोग उससे पहले जीतू भैया था तो आई थिंक जीतू भैया इज़ रेगुलर क्योंकि वो मेरा कहीं ना कहीं मेरा नाम भी है और बस भैया ऐड हो जाता है बिकॉज ऑफ कोटा फैक्ट्री के जो कैरेक्टर हैं
मोस्टली जीतू भैया बुलाते हैं, बट हाँ जब पंचायत आता है तो उसके 4-5 महीने सचिव जी बन जाता हूँ मैं। आपके दिल के ज़्यादा करीब कौन है? इट्स वेरी टफ आई थिंक। अभी तो सीजन 3 कोटा फैक्ट्री का आया हुआ है, तो जीतू भैया क्लोज हैं। पूरा कमर्शियल एक्टर बन गया आप। बनना पड़ता है। अच्छा, आपके फैमिली में लोग पॉलिटिक्स में भी हैं, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हाँ। तो घर में कौन कौन नेता, क्या मंत्री, कौन से क्या है? मेरे मौसा जी मिनिस्टर हुआ करते थे जब 2000 के अराउंड, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, हम्म, तो वो मिनिस्टर थे हमारे एरिया से, विधानसभा क्षेत्र खैरथल जहाँ से मैं हूँ वो विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था उस टाइम पे। तो वहाँ से वो एमएलए थे एंड मिनिस्टर थे। एंड मेरी मौसी जो खैरथल की जो नगर पालिका है उसकी चेयरमैन रही हुई हैं 2 बार। सो तो उस तरह से मौसा जी बिलोंग कहे नहीं कि बे तुम कहाँ सरपंच पीछे बैठे हो? करता। हम मंत्री थे यार। नहीं, हम उनको तो हमसे बहुत कहे अच्छा होते लगता विधायकी है। लड़वा देते तुमको हम। उनको तो बहुत अच्छा लगता है वो सब देख के, कि हाँ ऐसा कोई शो आया जो एक्चुअली वो वहाँ की कहीं लाइफ से मिलता जुलता है। बट ये कैसे पॉसिबल हो कि अगर हम इस चाहे कोटा फैक्ट्री को देखें या फिर आपकी ये पंचायत देखें, बड़े रिलेटेबल चीजें हैं। मतलब मैं जीतू भैया के कपड़े भी देखता हूँ तो मुझे एक छोटे शहर का एक छोटा आदमी समझ में आता है, जो स्टोव पे खाना बना रहा है, जिस तरह से खाना चल रहा है, प्लास्टिक की कुर्सियां जो नजर आ रही, हर एक चीज पर ऐसा लगता है कि बड़ा बारीकी से काम किया गया है। तो हम्म। ये आप लोगों ने प्लान किया था, मतलब क्योंकि अब ये कल्ट बन चुका है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट इसके पीछे बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत बारीकी चीजें हैं। आप हर एक कैरेक्टर के कपड़े देखते हो, विनोद से लेकर जितने भी हैं, राकस, सबका कैरेक्टर जो है वो बहुत रिलेटेबल है। हम्म। तो ये कैसे थॉट, इसको आप लोगों ने कैसे इतनी डेप्थ में काम कर लिया? अरे इसका सारा क्रेडिट जो हमारे राइटर हैं चंदन कुमार और जो डायरेक्टर हैं दीपक कुमार मिश्रा, उनको जाता है। उन्होंने काफ़ी डिटेल में रिसर्च की है गाँवों की, पंचायतों की, ठीक है, अलग अलग गाँवों की। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही गांव में गए और वहाँ की पंचायत हम्म, उन्होंने देखी। उन्होंने मतलब 2 अलग अलग स्टेट्स में, लाइक यूपी में जो गांव हैं वहाँ की पंचायतों का क्या सीन है, और जो राजस्थान के जो गांव हैं या एमपी के जो गांव हैं, तो अलग अलग गाँवों की पंचायतों में जाके उन्होंने ये चीज़ें रिसर्च करके वो डिटेल्स सारी डाली हैं। तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। बट ऑफ कोर्स लाइक मतलब जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उससे पहले मेरे दिमाग में भी गांव और पंचायत की कुछ अलग इमेज थी गांव दिमाग में में। रहे हो आप? हाँ, मैं गाँव में रहा, मतलब गाँव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे, जहाँ मैं रहता हूँ खैरथल, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर से गाँव स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो इतना बड़ा टाउन नहीं है, और जैसे ही 5 किलोमीटर आप क्रॉस करोगे तो कोई दूसरा गाँव आ जाएगा। तो गाँव मैंने देखे हैं, और बट कभी पंचायत नहीं देखी थी। पंचायत का प्रोसेस क्या होता है वो कभी नहीं देखा था। वो सब फ़िल्मों में देखा था, या अखबार में कोई फ़ोटो आ गई तो उसमें कभी देख लिया। एंड हमेशा वही इमेज थी दिमाग में कि कोई पेड़ है जिसके नीचे 4-5 लोग बैठ के गाँव का न्याय कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, आसमान देख के मौसम बता रहे हैं, ठीक है? वही वही सारी इमेजेस थी मेरे दिमाग में पंचायत के बारे में। बट जब स्क्रिप्ट आई तो मुझे लगा कि ये तो काफ़ी अलग है, मतलब ये गाँव या तो बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बट पता चला कि नहीं, ऐसा मॉडर्न वॉर्डन कुछ नहीं है। पंचायत प्रॉपर ऑफिस होता है, और वहाँ पे सारी कार्रवाई होती है, ठीक से कार्रवाई होती है। वो एक गाँव का एक सबसे बड़ा ऑफिस होता है, जहाँ पे जो गाँव में क्या होना है, क्या विकास होना है, क्या-क्या चीज़ें होनी है, हर चीज़ वहीं के उसी पंचायत के थ्रू जाती है। और इट्स अ रेगुलर 9 टू 5 जॉब, जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो काफ़ी नया था मेरे लिए स्क्रिप्ट। तो कोई ऐसा मोमेंट नहीं है कि यार ये स्क्रिप्ट में ये क्या था, मतलब क्या था ये? क्योंकि आपने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है। बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो बहुत फनी थे, जैसे दो बच्चे मीठी खीर। उसको हमने देखा तो फिर हमने कहा यार ये बढ़िया था गुरु। हाँ। बट ऐसे लिखे होते हैं, कोई हुँ। ऐसा मोमेंट था आपने जब शूट करते कि यार क्या था यार ये? आई थिंक जो पहला ही मोमेंट है वो बड़ा, इनफैक्ट जो पूरा ही सीरीज़ है उसमें जितने भी सीन्स हैं, वो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि इस सीन में है क्या? मतलब हाँ, ठीक है, बस यही सब बातें हो रही हैं। जैसे हाँ, अगर हम पहले सीन की बात करें तो यू नो उसमें वो आता है सचिव जी पहली बार गाँव में, और उसकी वो चाबी खो जाती है, जो हाँ। मेन पंचायत ऑफिस है, उसकी चाबी प्रधान जी कहीं जंगल फिरने जाते हैं और वहाँ उनकी चाबी गिर जाती है। तो वो पूरा एपिसोड उसी पे है, मतलब यानी मतलब 70% एपिसोड वो चाबी ढूंढ रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं, लाइक कि ये गांव है, इस जब ज़मीन पे लड़ाई चल रही है, ठीक है? तो पढ़ के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये किस तरह की बातें हो रही हैं, कोई डायलॉग नहीं है, कैरेक्टर्स का कोई अलग से पर्सोना नहीं है जो स्क्रीन पे ऐसे निखर के आएगा या वैसा कुछ, जब पढ़ोगे ऐसा लगता है। बट जिस तरीके से वो डायरेक्टर ने दिखाया है, और राइटर ने चीज़ें लिखी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने 2 सीरीज़ ऐसी देखी जिससे मुझे लगता है कि सारे कैरेक्टर सुपर हिट हो गए। एक थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, हुँ, जब आई जितने कैरेक्टर थे आज सब बड़े स्टार हैं, और दूसरी सीरीज़ पंचायत। करेक्ट। आप विनोद का कैरेक्टर देख लीजिए, हुँ, इनफैक्ट दामाद जी का कैरेक्टर देख लीजिए। एग्ज़ैक्टली। मतलब उनको देख के सेकंड सीज़न तक गुस्सा आ रहा था। इस करेक्ट। बार तो वो भी बेटा बन के चले गए।
हाँ, वो पन्नी वाला सीन, यस। ये सब आपने लाइफ में देखा था कभी कि ऐसे क्योंकि छोटे शहरों में अभी भी होता है कि वो पन्नी नहीं फाड़ते हैं, हाँ, गाड़ी भी खरीदते हैं गाड़ियों तो में उसकी हाँ, पन्नी पन्नी नहीं फटेगी। नहीं फटेगी, वैसा मैंने तो होता ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने दहेज में बेड मिला था गद्दा, तो वो गद्दे के ऊपर चद्दर बिछा देंगे, पन्नी नहीं हटेगी भले सरका करे। है। करेक्ट। आई सीन दैट, हाँ, आपने देखा था ऐसा? हाँ, 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 ऐसी चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं एंड ऐसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं जो मतलब कि इस तरह की पन्नियों से बहुत प्यार करते हैं कि अगर टेबल पे कोई पन्नी है तो नहीं हटेगी। और मतलब ऐसा नहीं कि वो बच्चे हैं, मतलब ठीक-ठाक हाँ, उम्र के लोग ऐसी चीज़ें करते हैं कि बाइक है, बाइक पे अगर नई कुछ पन्नी लगी हुई है, स्टिकर लगा हुआ है तो दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट। टीवी पे कि रिमोट। हाँ, टीवी पे रिमोट पे अगर टीवी का रिमोट आया तो उसका कवर थ्रू आउट चढ़ते रहता है वो। हाँ, वो पुराना हो जाता है, फिर वापस पन्नी उतरती है दिवाली के टाइम पे जब सफाई होती है तो वापस उसपे पन्नी चढ़ाई जाती है, टेप से बाँधा जाता है। चिटपुट तो चिटपुट। हाँ, तो सारी चीज़ें ये मतलब काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं और चीज़ें भी देखने को मिली हैं। बीटेक किस साल किया था आपने? मैं 2008 में एंटर किया था आईआईटी खड़गपुर और ओके, 2012 में मैंने ग्रेजुएट किया है। तो क्या क्या लगा आपको, क्यों छोड़ दिया आपने? मैंने छोड़ा नहीं, मैं पढ़ाई करके आया मतलब था। पढ़ाई करने के बाद क्यों छोड़ा? नौकरी लग गई तो हमने सुना कि आप थोड़े क्रांतिकारी थे कॉलेज से लेकर जॉब तक में। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल भी क्रांतिकारी नहीं था, मैं बहुत ही ऐसा डरा सहमा सा स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन नौकरी तो कांड करके छोड़ी थी ना? हाँ, नौकरी के टाइम पे हाँ, मैंने क्रांति की थोड़ी दिखाई थी। जैसे सचिव जी अभी आखिर में आ गए थे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो मैं जापानीज़ कंपनी में काम कर रहा था और मुझे नहीं, वहां तो बाद में जाएंगे। बीटेक, आप बीटेक में चले गए। हाँ। आप बीटेक में गए तो उस टाइम पे पढ़ाकू लड़के थे। हाँ, बीटेक से पहले लाइक मतलब कितने टे नंबर आए थे 10th-12th में? 10th में मैं नंबर बहुत ज़्यादा नहीं थे बट मैंने सीकर से की थी, सीकर के एक छोटे स्कूल से की थी। वहाँ पे मैं टॉपर था। मैं जाता था वहां पे, मोदी कॉलेज है, मेरी बहुत सारी दोस्त वहां रहती थी। हाँ, हाँ, मोदी कॉलेज और एक मोदी हाँ, वहाँ दो मोदी ही कॉलेज, एक मोदी एक बनस्ली, एक टोंक में हाँ, पड़ता है, एक हाँ। सीकर जो वहाँ पड़ता है हनुमानगढ़ के पास। मोदी स्कूल भी है ना वहाँ पे? मैं यूनिवर्सिटी में जाया करता था। हाँ, ओके। हाँ, तो सीकर से मैंने 10th की है, हम्म, तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं थे बट वहाँ के हिसाब से मैं टॉपर था। हम्म। फाइनल जो मार्क्स आए थे मेरे बोर्ड्स में कितने तो थे 84.5 थे 10th में? 10th और में। 12th में? 12th में 74 74%। 74 फिर भी आईटी निकल गया। नहीं 12th के लिए सही है क्योंकि हम स्कूल कभी पढ़ते नहीं है। हाँ, हमारा सारा ध्यान आईआईटी पे होता है तो स्कूल तो कभी जाते ही नहीं है कहाँ से 11th तैयारी की थी? रेजोनेंस कोटा रेजोनेंस में था मैं और मतलब कोटा फैक्ट्री के प्रोडक्ट आप भी हैं? हाँ, बिल्कुल प्रॉपर फैक्ट्री हाँ, प्रोडक्ट। वैसे टी शर्ट पहन के आते होंगे रेजिडेंस उस की। टाइम पे यूनिफॉर्म नहीं थी। अच्छा, आईआईटी जो आईआईटी के इंस्टीट्यूट होते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट उनमें यूनिफॉर्म नहीं चलती थी उस टाइम पे। मेडिकल जो इंस्टीट्यूट थे एलएन उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था मेडिकल के लिए। बंसल बड़ा पॉपुलर था। हाँ, बंसल एंड रेजोनेंस पॉपुलर थे फॉर आईआईटी एंड मेरे बंसल का तो अलग लेवल मेरे क्रेज था। पापा ले गए थे एग्जाम दिलवाने, मेरा हाँ, हुआ नहीं था। हाँ, हाँ, बंसल का तो टेस्ट ही इतना हैवी और मतलब टफ होता था कि वो टेस्ट ही लोग क्लियर नहीं कर पाते थे। एंट्रेंस बंसल का एंट्रेंस नहीं क्लियर कर पाते थे। हाँ, तो सोचो उनका कॉन्फिडेंस कहाँ हिल जाएगा कि वो आईआईटी कैसे क्रैक करेंगे जब बंसल का नहीं हो। तो सुपर। वो हमेशा से दिमाग में रहता था कि बंसल तो क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये सब चीज़ें की नहीं, मैं सीधा रेजोनेंस के लिए गया। मैंने बंसल का टेस्ट ही नहीं दिया। तो फिर एडमिशन हो गया आईटी में, हाँ, सिविल क्यों ली? सिविल तो मिलती हैं, मतलब वो तो जो भी तुम्हारी रैंक आती है उसके हिसाब से मिलती है। चॉइस, हाँ, ठीक है। हाँ, सिविल में आप चले गए। अब सिविल की जिंदगी क्या थी? क्योंकि सिविल वालों की भी एक अलग दुनिया होती है। जैसे मेरा मानना है कि बीटेक में भी दो तरह की बिरादरियां होती है। हाँ, एक जिनकी लाइफ बड़ी हैपनिंग होती है, वो होते हैं सीएस CS वाले, आईटी वाले, हाँ, इलेक्ट्रिक वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और हाँ। एक होती है गरीब शोषित वंचित समाज, जो मैकेनिकल और सिविल वाले होते हैं, जो करेक्ट, दूर से बैठ के निहारते हैं कि हाँ यार, सारी रौनक तो उस तरफ है। करेक्ट। तो हाँ, वैसा ही हाल था। ऑल्दो जैसे मैं आईआईटी में गया तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आई थिंक सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो डिपार्टमेंट थे जो बहुत ही ग्लोरीफाइड और हाँ, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट मतलब आसान शब्दों डिपार्टमेंट। में जहाँ लड़कियां ज्यादा होती हैं। हाँ, हाँ, जो वो वैसे डिपार्टमेंट थे। हाँ, तो उसके अलावा मुझे लगता है कि एंड ऑफ कोर्स समहाउ वहाँ पे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है खड़गपुर में। तो ये 3 डिपार्टमेंट थे जो बहुत ही अलग से थे, फ्लैम्बॉयंस होता था उनमें और एक जॉब्स वगैरह अच्छी लगती थी। तो बाकी डिपार्टमेंट सब सेम होते थे एंड उनके लिए ज़्यादा मैटर करता था कि वो कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ताकि या तो हमारी भी स्पोर्ट्स में बातचीत शुरू हाँ, हो हमारी जाए। बातचीत शुरू हो, हम भी कुछ पॉपुलर हों, हमें भी हमें भी कुछ करने को मिले। फेसबुक पे थोड़ी रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाए। करेक्ट। तो सुपर। तो वो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। फिर बाकी लोगों के लिए डिपार्टमेंट्स उतना ऊपर नीचे नहीं रहता। आई थिंक ये दोनों डिपार्टमेंट छोड़ के किसी का वो नहीं रहता कि अच्छा तू सिविल से है, तू मैकेनिकल से है या तू इलेक्ट्रिकल से है। वैसा नहीं रहता। सिर्फ वो 2 डिपार्टमेंट का रहता है कि अच्छा ओ तुम ईसी से हो या तुम सीएस से हो। तो उसके अलावा सब सेम होता है। तो वहाँ पे पहली बार मैंने स्टेज प्ले देखा प्रॉपर।
जो वहाँ का प्रोडक्शन हो रहा था, वहाँ पे एक हिंदी टेक्नोलॉजी ड्रामेटिक सोसाइटी का एक परफॉर्मेंस हो रहा था, और मैंने पहली बार देखा तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि यार ये क्या चीज़ है, और ये तो काफ़ी अलग है। क्योंकि उससे पहले स्कूल में शायद मैंने कभी रामलीला में पार्टिसिपेट किया होगा, और वो स्कूल प्लेस बहुत अलग होते हैं जो मैंने वहाँ पे देख रहा था। तो वो मुझे लगा कि हाँ, ये कौन सी सोसाइटी है, इसमें मुझे जाना है, मतलब इसके लिए इसमें इन चीज़ों में मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो कुछ ऑडिशंस रखे हुए थे ड्रामेटिक सोसाइटी के, मैं गया तो, और मतलब काफ़ी इंटेंस ऑडिशंस चल रहे थे, मतलब वहाँ बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं ना हाँ कॉलेजेस में, हाँ चाहे तो म्यूजिक में हो या एक्टिंग में हो। एग्जैक्टली तो जनरली जो ऑडिशंस देने गए थे लोग, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट एक्टर्स दिख रहे थे, और वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा भी कर रहे थे, और सबके सामने होता था, लाइक यहाँ पे क्राउड बैठा हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म आई है, कैन विजुअलाइज। और वहाँ पे 3-4 सीनियर्स बैठे हुए हैं जो बुक्स लेके या True. नोटबुक्स लेके बैठे हुए हैं, और जज कर रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं, और यहाँ पे सबको एक स्क्रिप्ट दी जाती थी, वो लोग आके परफॉर्म कर रहे होते थे। तो उसी क्राउड में बैठे बैठे मेरा था कि यहाँ से चलते हैं, यहाँ नहीं होने नहीं वाला, होने वाला, हाँ। यहाँ नहीं होने वाला। फिर एक मेरा ऐसा ही जो एक सबसे एक दोस्त होता है ना जो कॉलेज में सबसे पहले बियर पीता है, तो वो ऐसे दोस्त बनाया मैंने सबको, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि नहीं नहीं चलते हैं, हो जाएगा। तो मुझे लगा कि यार इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे वो टैलेंटेड नहीं लगता था मुझे लगता था इसमें अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो अपन करते हैं ट्राई। तो उसने भी किया, और उसने भी बहुत अच्छा किया, तो मुझे लगा कि यार इसने यार कमाल है यार, ये तो एक्टर है यार, ये तो एकदम ही 2-3 बच्चे बचे हुए थे, तब वैसा हो गया कि मैं भाग भी नहीं पाया, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्राउड होती तो मैं कहीं कट लेता पानी पीने के बहाने, या तो 2-3 लोग ही बचे थे, बाकी सबके ऑडिशन हो गए थे। एंड तब मुझे लगा कि अब शायद लोग भी कम है, तो अब ऑडिशन दे देता हूँ। तो वो ऑडिशन दिया, एंड अगले दिन कुछ 30-32 लोगों की लिस्ट आई, तो उसमें नाम था, तो मैं खुश हो गया कि चलो यार कहीं कहीं मेरे को सेलेक्ट हो एग्जैक्टली गया। अपनी कहानी याद है। मैं गया था लिटरेरी क्लब के ऑडिशन देने, सेम कहानी थी। मैं गया, डर के लोग नीचे से गाना गाते ऊपर जा रहे थे, एंड आई वाज लाइक ये क्या है, ना हम अंग्रेजी में ना हम हिंदी में, और यहाँ लोग गाते हुए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस ये इंतहा है। मैं भाग आया, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, मैंने अगले साल, एंड शी वाज लाइक कि अगले साल इससे भी टैलेंटेड आए तो, एंड उसने डांट डपट के भेजा मुझे। मैं गया, मुझे सिर्फ इतना सिखाया गया था, सामने वाले 3 लोग जो बैठे होंगे वो अगर हंस देंगे सिलेक्शन हो जाएगा, एंड आई गॉट इट। बट वहां तो ये आपको भी लगा कि यार भीड़ के सामने आओ तो लोग नोटिस अलग करते हैं? बिकॉज मेरे को कॉलेज में फील हुआ था कि जिस कॉलेज में लोग जानते नहीं थे, जब आप भीड़ के सामने परफॉर्म करना शुरू करते हो तो सडनली आपकी फेसबुक पे रिक्वेस्ट ज्यादा बढ़ने लगती है। आई थिंक वो कॉलेज में पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, अगर हाँ। तुम प्लेस करते हो या म्यूजिक का लड़कों पार्ट में भी होते हो। इज्जत बढ़ जाती है। हाँ समहाउ वो पता नहीं, और खासकर जो ये प्ले वाली जनता होती है ना, तो इनमें मुझे लगता है कि सीनियर्स को भी बहुत ऐसे एंटरटेनर्स मिल जाते हैं। बाकी जनता तो चलो, मुझे लगता है कि म्यूजिक बहुत ऐसा लगता है कि सीरियस आर्ट है, ठीक है, और क्योंकि कंपटीशन बहुत सारे होते हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, म्यूजिक में पॉइंट ज़्यादा होते हैं एंड जो प्लेज वाला होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्ले एक छोटा सा पार्ट होता है, तो उसमें अगर जीत भी जाते हैं तो बाकी चीज़ों में अगर जीतते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, कुछ वैसा फंडा होता है। तो एक्टर्स को सिर्फ ऐसे ट्रीट किया जाता है कि हाँ एंटरटेनर हो, अगर तुम हो सीनियर्स में, अगर जब जब सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन होता है, तो उस टाइम पे वैसा लगता है कि हाँ तुम एक्टर हो तो तुम कुछ करके दिखाओ, फनी करके दिखाओ, या उसकी एक्टिंग करके दिखाओ, या उसकी मिमिक्री करके दिखाओ, तो उतना ही यूज़ होता है। बाकी जो भी आर्ट है उनको बहुत सीरियसली लिया जाता है, या तो लिटरेचर हो गया, या फाइन आर्ट्स हो गया, या फिर म्यूज़िक हो गया, तो इनको बहुत सीरियसली और बहुत बहुत क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा, बहुत संभाल के रखा जाता है उन लोगों को। सेंटिलेशंस बड़ा अपील करता था मुझे, वो जो शर्ट उतार कर वॉक करते थे, कभी मन किया कि यार ऐसे अभी वॉक करे? मेरे को बड़ा मन करता था कि यार ऐसे ऐसे होने, सीटियां बजती थी, लड़कियां सीटी मारती थी। करेक्ट, देखा है सब कॉलेज में? हाँ ये कॉलेज में होता था कि साथ में तुम्हारी दोस्त खड़ी, लेकिन वो सामने वाली सीटी मार रही है। फिर नंबर खराब हुए इससे चलते, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट तो होते हैं हम, आधा टाइम इधर फोकस करते हैं, हालांकि एक रात पढ़ के पास हो जाते हैं। बहुत ही मेजरली डिस्ट्रैक्टेड हुआ मैं, मतलब ऐसा। कितना नंबर गिरा? मैं 3 सब्जेक्ट, मेरे 4 सब्जेक्ट लिखने वाले होते थे, 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था मैं फर्स्ट सेमेस्टर। तो लाइफ में पहली बार फेल हुआ मैं पढ़ाई में, क्योंकि उससे पहले तक तो ऐसा रहा है कि हाँ मतलब सारी चीज़ें सही रही हैं, टॉपर भी था स्कूल तक, ठीक है, फिर 11th-12th में ऑफ कोर्स आईआईटी की तैयारी की, तो चीज़ें समझ में आ रही थी, लग रहा था कि शायद लक अच्छा रहा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लगा लड़का गया आईआईटी में, नाम रोशन करेगा। पहले सेमेस्टर में 3 में लग गए। तो आई थिंक हाँ काफ़ी
काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए पर्सनली कि यार अभी मैं कैसे बताऊंगा। घर में बताया था? हाँ, फिर घर पे बताया तो एक्चुअली घर वाले, क्योंकि घर में सब इंजीनियर्स हैं, हाँ, तो पापा भी इंजीनियर हैं तो और भाई फिर समझते हाँ, होंगे उसको। तो हाँ। जैसे ही मैंने बोला कि मैं बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, बट ही वाज वेरी चिल कि ठीक है, होता है। बट आई सबकी थिंक बैक लगती है। हाँ, आईआईटी खड़गपुर में एक अच्छा सिस्टम ये था कि बैक नहीं लगती। बेसिकली एक और चांस मिलता है जब आपका पूरा साल निकल जाता है, तो 2 महीने का जो हाँ, समर वाला हाँ, सिस्टम हाँ, उसी होता है, में। तो उसमें उसमें आप आपकी एग्ज़ाम दे दो। हाँ, उसमें 2 महीने आपकी रुकना पड़ता है 2 महीने। अच्छा, उसमें आपकी क्लासेस होंगी, क्रैश कोर्स टाइप कुछ होता है, और उसी में फिर एंड में तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर वो क्लियर हो गया तो बैक नहीं लगेगी। हाँ, और वो कहीं भी आपका मेंशन डेटा, नहीं करते। हाँ, डेटा में ये आएगा अच्छा नहीं। सिस्टम है। खाली तो पैसे भरने पड़ते हैं आपको एग्ज़ाम के। हाँ, 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 इतना सही है। तो ये फर्स्ट ईयर में होता है। हाँ, फिर सेकंड ईयर में आपको वो 2 महीने भी नहीं रुकना पड़ता, आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए आना पड़ता है सप्लीमेंट्री। आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हो और आप एग्जाम देने आओ। तो थ्रू आउट मैंने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। डिबार्ड हुए कभी? नहीं, अटेंडेंस पूरी थी? बच गया। नहीं होती थी, हम कुछ ना कुछ रीजंस दे देते थे, होते थे जुगाड़। कितनी अटेंडेंस हुई थी? क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा लास्ट में 75 मतलब 75 ओह! 75% अटेंडेंस यार चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट था यार तुम्हारा। हमारे यहाँ आईआईटी नहीं, मेरा खड़गपुर क्लियर था। मैं अपना जुगाड़ लगा देता था। अच्छा। आई वाज़ हेड ऑफ माय कॉलेज, तो मैं इधर-उधर से करके, ओह! बट साथ में चेले चपाटे हर बार डिबार्ड। यार हमारे यहाँ वैसे जुगाड़ नहीं लग पाते थे कि प्रॉक्सी हो गई। हुँ, प्रॉक्सी बिल्कुल चांस ही नहीं है कि मार दोगे। हमने तो खूब मारी। हमारे यहाँ कुछ-कुछ ऐसे सिस्टम कर सबके अलग-अलग सिस्टम थे। तो एक टीचर चार्ट बना के लाता था, उसने चार्ट बना के लाता था और उसने सीट नंबर दे दिया था, सीट 1 पे ये, और उनकी शक्ल याद कर ली थी। ठीक है? तो ऐसा ही कुछ 20 लोग थे उस वाले सब्जेक्ट के लिए। तो वो चार्ट लाता था और सब पूरा 15 मिनट सिर्फ वो यही करता था। 15 मिनट बैठा वो पहला नंबर पे देखता था, फिर दूसरे नंबर पे देखता था, फिर तीसरे नंबर पे देखता था। वैसे अटेंडेंस आप लोग लेता ने था। टीचर पटाए नहीं किसी से। हाँ, हाँ, हमने पटा लिए थे। नहीं मुझे लगता है कि वहाँ ये वाले जुगाड़ नहीं होते, पर दूसरे तरीके के जुगाड़ होते हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस का पेपर था, हुँ, तो मैं एक दिन पहले गया सर के पास, मैंने कहा सर देखो कल फेल हो रहा हूँ। हुँ। अब मैंने कुछ नहीं आती, प्रोग्रामिंग आती नहीं है। हुँ, अब बताओ क्या करें? थोड़ी देर उनको मैंने भावुक किया, बाद में उनसे मैंने पूछा, अच्छा, मैंने कहा 3 बता दो। मैं रट लूँगा, 1 आ गई तो कर दूँगा। एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने मेरे को 3-4 ऑप्शन दिए कि इनमें आ सकता है। मैंने वही 3 रटी, पेपर में देखा, सुकून मिला, मैंने टाइप किया, जैसे पासिंग नंबर हुए मैंने कहा थैंक यू। नहीं सर, मैं तो इस सबसे क्योंकि मैं 11वीं छुट्टी पढ़ के पास नहीं हो पाता। हुँ, मैं क्योंकि प्रोग्रामिंग चाहिए नहीं होता कर है। पाता। हाँ, 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 प्रोग्रामिंग तो नहीं हो पाता। तो मैं इसमें फेल हुआ और बहुत डरा हुआ था। उसमें कुछ पता नहीं, कुछ एक रीज़न रहा और प्रॉफ ने बोला कि मैं किसी को फेल नहीं करूँगा। जब वो सप्लीमेंट्री दे रहा था, समर्स वाला दे रहा था, तो उसने उनको कुछ हुआ उस मतलब एग्ज़ाम वाली नाइट कि आप सिर्फ पेपर अटेंड करने आओ, मैं किसी को फेल नहीं बट करूँगा। दैट्स ट्रू। हुँ। आप पहली बार एग्जाम देते हो, वहां फेल कर देते हैं। हाँ, जो आप ये समर समर वाला वाला देते देता हो, वहाँ पे नहीं फेल उसमें किया। पास कर तो देते हैं। मैंने बोला, मैंने उसका खूब फ़ायदा उठाया कि वहाँ पे थोड़ा-सा ईज़ी भी पेपर आता है और थोड़ा वैसा हिंट मिल जाता है कि पिछले 10 साल के पेपर देख लो, नकल उसमें से करें ही कुछ में, आना है। समर वाले में हमारे यहाँ थोड़ा बहुत हो जाता था। नहीं, नकल तो मतलब हमारा सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे ऊपर 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 था। हाँ, तो सेम। अगर, हाँ, अगर आप ऊपर बैठे हो और तो आपने सामने वाले से कहा कि अब थोड़ी सी शीट थोड़ा इधर करके लिखा कर, तो उसकी शीट बिल्कुल इसकी, बस आपका चश्मा अच्छा होना चाहिए। हाँ, वर्ड टू वर्ड ऐसे हमने छापा है। चेन बनती थी, बट उसमें बहुत फ़नी होता था। उसमें बहुत फ़नी होता था कि एक बच्चा, एक मेरा दोस्त सबसे ज़्यादा पढ़ता था, वो हाँ। लोगों को भी पढ़ाता था। तो वो मेरे आगे बैठता था, फिर मैं बैठता था, फिर एक और बैठता था जो डिसेंट था। वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। तो ऐसे 3 लोगों की चेन बनती थी। तो उसका था कि उस पीछे वाले का था कि आगे वाले का पूरा छाप दे और बता दे। तो मार्क्स जब आते थे तो उसके आते थे, मान लो 50 में से आए उसके 42, मेरे आएँगे 22 जस्ट पासिंग मार्क्स। इसके आते थे 45। तो लगता था कि ये कैसे हुआ यार, ये चेन कैसे पक अप कर रही है यार बीच में यार। मतलब इसने कहाँ से एक्स्ट्रा सीख लिया, तो बड़ा फ़नी लगता था हम लोगों को। ये वॉशरूम वाला कभी जुगाड़ रखा कि भाई 12:03 पे मिलेंगे दोनों भाई? वॉशरूम में पकड़े जाते थे। वही बोल रहा हूँ, बहुत अलग तरीकों से हमको चीटिंग करनी पड़ती थी। वॉशरूम वालों में तो प्रॉफ सुसु करने मिल जाते थे। वो सारी चीज़ें चेक करके रखते थे नहीं, और हमने तो पकड़े जाते जुगाड़ थे। रखा था कि अलग अलग रूम में हो। हुँ, इस रूम से तू 12:03 पे निकलेगा, मैं 12:03 पे। एग्जैक्टली हम वॉशरूम में जाते थे। भाई ये 4 क्वेश्चन स्पेशली टिक वाले होते थे, तो ए बी सी डी डी कंफर्म किया, थैंक यू, कट ले भाई। तो अगर ऐसे हुआ तो पीछे से गेट खुलता था, उसमें से प्रॉफ निकलता था हाँ, और वो वहीं के वहीं पकड़ता था रंगे हाथ। तो बहुत खतरनाक ऐसी चीज़ें होती थी। बट आई थिंक ये चेन वाला चल जाता था, क्योंकि इसमें तो तुम्हारे आँखों पे ही है। इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें सीटिंग अरेंजमेंट मिला है, तुम आगे से बस देख लो और
कोई लड़का था ग्रुप में जैसे सिर्फ पढ़ने के लिए रखा था कि पढ़ाओगे हमें? हाँ हाँ जैसे हमने 1-2 लड़के पाल पोस रखे थे हाँ कि तेरा सारा काम हम करेंगे, एग्जैक्टली तुझे अलग अलग ग्रुप्स में भेज देंगे, वॉलंटियर में तेरी लड़की दोस्त बनवा देंगे। बट तेरा सिर्फ एक काम है, तुझे साल भर क्लास अटेंड करनी है, पढ़ना है और एग्जाम की एक रात पहले बैठ के मैं पढ़ाना है। हाँ वैसा होता था एक, वो पढ़ाता भी था और वो आई थिंक क्लास में ऐसे नकल भी करवाता था। तो उसको बहुत ऐसे, उसको चच्चा भी बुलाते थे। तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट था वो। अगेन आई एम आस्किंग यू, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि बीटेक छोड़कर क्या मिला। मैं आपसे पूछता हूँ, बीटेक जो लाइफ आपकी थी, क्या उसका फायदा आज आपकी लाइफ में है? नहीं, मुझे लगता है कि आईआईटी में जो जो एक पूरा लाइफस्टाइल था, वो मुझे लगता है कि जो आईआईटी से निकल के जो लाइफ होने वाला है उसका एक मिनिएचर था। कि हाँ मतलब कुछ ऑफ कोर्स वहाँ पे उतने रिस्क नहीं है, अगर तुम फेल भी हो जाओगे तो तुम्हें एक दोबारा चांस मिल जाएगा। ऑफ कोर्स लाइफ एक अलग अलग एक्सपीरियंस कराने वाली है तुम्हें आगे। बट आई फील कि वो कहीं ना कहीं इसी का मिनिएचर था कि वहाँ पे जिस तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसी का एक बड़ा वर्जन तुम्हें रियल लाइफ में फेस करने को मिलेगा। तो काफ़ी सीखने को मिला है जैसे मुझे लगता है कि बीटेक करने वाला लड़का पैनिक नहीं करता, क्योंकि आप रात को कई बार 12 बजे आप पता करते हो कि पेपर कौन सा है। बीटेक करने वाले लड़के को एग्जाम से डर नहीं लगता, बिकॉज आप साल भर एग्जाम देते रहते हो, थ्रू आउट एग्जाम देते रहते हो। बीटेक करने वाला लड़का 9 घंटे की शिफ्ट नहीं देखता, आप उससे 14 घंटे 15 घंटे काम करो, क्योंकि वो मजदूर हो जाता है वहां पे। दिन भर बैठ के वो क्लास अटेंड करता है, शाम को लैब अटेंड करता है, रात को आके फाइल बनाता रहता है। करेक्ट। सो डू यू बिलीव कि ये जो 3-4 चीज, लेबोरियस होना या पैनिक ना होना या हार्ड वर्किंग होना, ये जब आप किसी भी और फील्ड में जाते हो XYZ, तो वहां पर भी इसका आपको फायदा मिलता है? हाँ, मुझे लगता है कि वो जो इंटेंस काम करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे वो वैसे ही काम करते हैं, वो पूरे टाइम नहीं पढ़ते हैं और एक दिन में पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं से करके कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब अगर मैं तो खैर काफ़ी पीछे था पढ़ाई में, बट जो पढ़ने वाले लोग भी होते थे वो भी जनरली चली मारते थे। बट वो लाइक लास्ट 1-2 दिन बहुत करके पूरा सिलेबस जो 3 महीने का 4 महीने का सिलेबस है वो एक दिन में कंप्लीट करके और अच्छे मार्क्स ले आते पर थे। क्या फर्क पड़ता है, नौकरी सबकी वही लगती है। एग्जैक्टली। बीटेक हो गया, जॉब लग गई, अब अंदर कीड़ा काट रहा है एक्टिंग का, नौकरी क्यों छोड़ी? नौकरी पहली बात तो कॉलेज से मिली नहीं थी, प्लेसमेंट हुई नहीं थी, तो मैं आईआईटी में। सिविल वालों की तो इसी में होती होगी आईटी में। नहीं एक्चुअली आईआईटी में उस टाइम पे सबकी लग जाती थी समहाउ, और मैं ही एक ऐसा लड़का था जिसकी प्लेसमेंट नहीं हुई थी। तो काफ़ी मैं बहुत शर्मिंदा था इस बात को लेके कि यार आईआईटी से सबकी हो जाती है और मैं आईआईटी आया, घर वालों के इतने पैसे भी खर्च हुए हैं, लानत है। और हाँ लानत है कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अभी बिना जॉब के। बट समहाउ ये मैंने एक्सप्रेस किया अपने दोस्तों के बीच कि यार ऐसा ऐसा है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि वहाँ पे एक विंग कल्चर होता है हॉस्टल पे, जो 10 कमरे लाइन से होते हैं किसी एक फ्लोर के, तो उसको विंग बोलते हैं। और उसमें मतलब 5-6 सीनियर्स होते हैं, 4 जूनियर होते हैं। अब कुछ सीनियर्स ग्रेजुएट कर रहे हैं और कुछ सीनियर्स जूनियर्स नए आने वाले हैं। तो जो नए आने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाती है व्हेन दे आर गोइंग अप, मतलब जब ये लोग लास्ट महीना होता है इनका, तो उस पर वो पार्टी रखी जाती है। और वो पार्टी तब रखी जाती है जब इन 5-6 सीनियर्स की पूरी प्लेसमेंट हो गई है, मतलब सबकी प्लेसमेंट हो गई, तब वो एक पार्टी रखी जाती है। तो मेरी विंग में सब प्लेस हो गए थे सिवाय मेरे, तो काफ़ी उन्होंने वेट किया और बाकी सारे विंग्स की पार्टी हो गई और अच्छी, मतलब फोटोज़ आ रही हैं फेसबुक पे कि वहाँ पे ऐसे पार्टी हुई। तो ये विंग बड़ा परेशान था मेरा वाला, भाई तू कब जाएगा? हाँ भाई कब 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 हो रही है तेरी प्लेसमेंट यार, बहुत हो गया। तो मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि यार पार्टी करनी है यार, जूनियर्स को पार्टी करानी है एक। देन मैंने अपने एक सीनियर को बोला कि यार ऐसा ऐसा सीन है, जॉब लगी नहीं रही। देन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो राइटर बनने ही जाने वाले हैं और उनको प्लेसमेंट्स में बैठना भी नहीं है। एंड वो पूरी तरह डिसाइड कर चुके थे कि उनको राइटर बनना है। देन ही सेड कि हाँ मतलब एक यूट्यूब पे एक नया चैनल है TVF, और यूट्यूब कुछ नया आया है जहाँ पे अपन वीडियोस बनाएंगे कुछ कुछ, और मैं लिखूँगा तू एक्टिंग कर लेना। तो ऐसे उनके साथ डिस्कशन हुआ। मुझे बहुत वेक सा ये कॉन्वर्सेशन लगा कि पता नहीं कहाँ जा रहा है कॉन्वर्सेशन, मैं कैसे एक्टर बन जाऊँगा, मैं कैसे यूट्यूब क्या है और ये किस चैनल की बात हो रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बट उन्होंने बोला कि मैं तेरे को ऑफर लेटर देता हूँ और इतनी सैलरी होगी और तू कम से कम ये दिखा सकता है कि तेरी जॉब लग गई। तो आई थिंक हाँ उस थोड़े से प्रेशर में कि हाँ विंग वालों को दिखाना है कि हाँ मेरी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं लग गई पार्टी है, हो गई। हाँ पार्टी हो जाए, तो उसलिए वो मैंने ऑफर लेटर लिया। एंड ऑफ कोर्स ऑफर लेटर लिया 1-2 महीना में, फिर जो समर्स तो वाला टाइम जीतू आता है। भैया की बीटेक करके पहली नौकरी एक्टिंग में लगी। हाँ हाँ सिविल इंजीनियर करेक्ट की 4 साल पढ़ाई की और यूट्यूब पे नौकरी लग गई। यस। देन मैं मुंबई आ गया और यहाँ पे बहुत सारे काम होते थे। आई थिंक TVF में जब आया तो हम लोग उस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं थे, 7-8 लोग थे, 7-8 से भी कम ही थे उस टाइम पे, 6 लोग थे और बहुत सारे काम होते थे।
तो जो इंटर्न के काम होते हैं कि हाँ ये भी कर लिया, ये कॉल भी अटेंड कर लिया, ठीक है, वो पेपर का प्रिंट आउट भी ले आया, ठीक है, वो स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट भी ले आया, ठीक है, एंड कुछ शूट हो रहा है तो सारे एक्टर्स को कॉल शीट भेजना उनको टाइम पे, उनको सारा, तो वो जो एडी वाला काम है वो भी, तो ये सारे काम स्टार्ट हुए 2-3 महीने। उस बीच में ऐसा 2-3 वीडियोज़ मैंने भी शूट कर लिए एज एन एक्टर। तो आई थिंक वो उतने अच्छे बने नहीं, तो फिर वो डंप में रख दिए कि हाँ ठीक है बाद में कभी लगेगा तो देखेंगे, क्योंकि अच्छे बने नहीं हैं। एंड वैसा हुआ तो थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि यार मतलब जो एक्टिंग का काम किया वो उतना हमको ही अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो बाकी लोगों को तो क्या ही अच्छा लगेगा। तो वो सोच थी, और फिर वो सबने मुझे बोला कि अभी 3 महीने हैं, तू थोड़ा ज़्यादा परेशान दिख रहा है क्योंकि एक्टिंग का बहुत काम हो नहीं रहा है और तू बनना चाहता है एक्टर, तो बेटर है कि साथ में कुछ जॉब ले ले ताकि थोड़ी सिक्योरिटी रहे, और साथ में एक्टिंग वाला तो अपन करते ही रहेंगे, मतलब वो तो उस टाइम पे हम लोग 5-6 मिनट के या 10 मिनट के वीडियोस बनाते थे जिनमें 1 या 2 दिन का शूट होता था। तो देवर लाइक कि जॉब कर ले साथ में, वो 1-2 दिन तो एक्टिंग वाले निकल ही जाएंगे। तो वो सजेशन आया वो, और मुझे भी लग रहा था कि जॉब चाहिए। देन मैंने वापस से जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया, बट मुंबई में जॉब नहीं लगी। फिर मुझे बैंगलोर में, जो जिनकी मैं बात कर रहा था, जो आगे बैठते थे मेरे, जो पूरा नकल कराते थे, जो समझाते थे, तो वो फ्रेंड वहाँ पे उसकी कॉलेज से प्लेसमेंट हुई थी, तो उसने बोला कि यहाँ पे एक वैकेंसी है, तो मैं रेकमेंड कर देता हूँ और ऐसे जॉब लग जाएगी। तो पहली बार इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, और उन्होंने उन्होंने कुछ सैलरी बताई और मैंने बोला हाँ 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 डन। बहुत कम सैलरी बताई मैंने, कितनी मैं इतना सैलरी थी? खुश था उस टाइम में। आई थिंक जब टीवीएफ में था पहली बार तो 15K पर मंथ था मेरा। एंड किस जब साल की बात है ये 2012, हम्म। और जैसे ही फिर जब मैं वो जॉब के लिए गया कंस्ट्रक्शन वाला, देन दे सेड कि बट आपकी सैलरी थोड़ा शुरू में ना 6 महीने कम रहेगी। मैंने बोला कितनी? तो उन्होंने बोला कि 32K। मैंने बोला तुम्हें पता नहीं है ये क्या एहसान कर रहे हो तुम मेरे ऊपर। मैंने कहा हाँ सर थोड़ी कम तो है बट ठीक है आई विल मैनेज। तो वैसे करके मैंने वो जॉब करने बैंगलोर आ गया। फिर बैंगलोर में भी वो जॉब ऐसे प्रॉपर बैंगलोर में नहीं थी, वो कहीं कोलार डिस्ट्रिक्ट में हमारी साइट थी। होंडा की फैक्ट्री बन रही थी, आई थिंक हीरो होंडा उस टाइम पे 1 साल पहले अलग हुए थे, तो जो फैक्ट्रीज थी सारी हीरो के पास चली गई थी। एंड होंडा होंडा के पास सिर्फ ब्रांड था, तो उनको फैक्ट्रीज बनानी थी। तो उसका जो पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट था वो एक जापानीज कंपनी को मिला हुआ था, शिमिजू कॉर्पोरेशन। तो क्यों कांड कर लिया उससे आपने? कांड मतलब मैं ठीक ठाक एंजॉय कर रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था। आई थिंक जहाँ पे रुकाया था, जो जो साइट थी, गांव था वो भी, बड़ी अच्छी जगह थी, तो ऐसा मैं एंजॉय ही कर रहा था। बट मुझे लगता है कि उसी उसी दौरान कुछ 9-10 महीने में जॉब की। जब मेरे को जॉब करते हुए 7-8 महीने हो गए, तो जो मेरे वीडियोस थे जो उस टाइम पे डाले नहीं थे, उस टाइम पे लाइव नहीं किए थे, वो बाद में लाइव किए, और वो सडनली हिट हो गया और उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मुझे लगा कि यार वापस जाना चाहिए, या कुछ एक्टिंग सीखनी चाहिए, या जो भी है वापस उस फील्ड में जाना चाहिए। तो वो एक शुरू हो गया। एंड वहाँ पे जापानीज़ आर वेरी परफेक्शनिस्ट अपने काम में, और बीच में हम आते थे और फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स अपने हिसाब से काम करते थे, जापानीज़ को सब चीज़ परफेक्ट चाहिए, ठीक है, तो उनके बीच में हम फंसे हुए थे। तो वहाँ बहुत सारा बहुत सारा क्योस मचा टू मैनेज विद कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में होती थी चीज़ें कि भाई इतनी ±5 mm का गलती चलेगा, एरर चलेगा, बट जापानीज डजंट वांट इट कि यार ऐसा नहीं चल सकता यार, मतलब हमें तो बिल्कुल चीज़ें परफेक्ट चाहिए। अब वो तुम इंडियन लेबर को समझाने जाओगे या उनसे करवाने जाओगे, तो वो एक विंडो बनाने में जो मतलब जो वैसी मुश्किलें थी जैसे पंचायत में आपको आ रही हाँ थी। हाँ, तो काफ़ी वैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो फिर मैं वहाँ पे एक दिन काफ़ी गुस्सा हो गया ऑफिस के अंदर, और नेक्स्ट डे मैंने पेपर डाल दिया। एंड बैक टू मुंबई। हाँ। अब इस बीच में घर वालों का क्या चल रहा था? क्योंकि जब मैंने बीटेक के बाद मीडिया में स्विच करने की कोशिश की, तो मेरे पिताजी ने मुझसे फ़ोन करके कहा था कि मेरे पैसे बर्बाद मत करो। आपने आईटी में ग्रेजुएशन की, उस टाइम तो केवल 7 आईटी थे, शायद देश में केवल 3-4 हज़ार बच्चे आईटीएन बनते थे। ये अलग बात है नौकरी नहीं लगी थी आपकी बट थे तो आईटीएन नहीं। तो घर वालों ने कभी कहा नहीं यार कि क्या करके मानोगे यार, मतलब तुम्हारा मन नहीं लगता यार, एक बार यहाँ फुदकते हो, फिर वहाँ जाते हो, फिर यहाँ आते हो। आई थिंक यहाँ तक सब सही था। यहाँ तक जैसे मैं मुंबई आया तो उनको लगा कि चलो, और मैंने 3 महीने में छोड़ भी दिया, तो उनको लगा कि सही है, एक शौक था, इसने एक्सप्लोर किया, नहीं वर्कआउट किया, चलो अभी ये प्रॉपर जॉब में चला गया। एंड दे वर वेरी हैप्पी कि अच्छा एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब है, सिविल इंजीनियरिंग की है, फाइनली वैसी कोई जॉब लग गई। ऑफ कोर्स धीरे धीरे चीज़ें ग्रो कर जाएंगी, सैलरी बढ़ जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी, तो अच्छा स्पेस में था। एंड ऑफ कोर्स सब लोग इस बिज़नेस में रहे हैं, सब लोग सिविल इंजीनियर्स ही हैं, तो सबको पता है कि ये किस तरह की जॉब है।
एंड ऑफ कोर्स किस तरह की परेशानियाँ आती हैं। तो जब मैं वहाँ की परेशानियाँ बताता था तो वो लोग बहुत वरिड नहीं होते थे। वो लोग बोलते थे अच्छा बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो कंपनी चेंज कर लो। तो जब मैंने बोला कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो मैंने ये नहीं बताया था कि मैं जॉब क्यों छोड़ रहा हूँ। उनको लगा कि शायद मैं कंपनी चेंज करूँगा, तो वहाँ तक भी कोई इशू नहीं था। उन्होंने बोला कि हाँ कोई नहीं, कल जॉब छोड़ के वापस आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको लग रहा था या तो मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, या फिर गेट की तैयारी करूँगा, या फिर कोई दूसरी सिविल की कंपनी में जाऊँगा। तो वहाँ तक सब ठीक था। फिर मैंने थोड़ा, जब मैं आया घर वापस सब कुछ छोड़ छाड़ के, उसके कुछ 4-5 दिन बाद जब थोड़ा मामला ईजी हुआ तो पापा ने पूछा कि अच्छा अभी क्या करना है आगे। तब मैंने उन पे ये बॉम्ब फोड़ा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और एक्टिंग के लिए वापस मुंबई जाना चाहता हूँ। तो पहली बार तो जब मैं कॉलेज के बाद गया था तो उनका कुछ भी रिएक्शन नहीं था, वो सब चिल था। लेकिन इस टाइम पे उन्होंने काफ़ी रिएक्ट किया कि क्या यार, बोला था? हाँ उन्होंने बोला कि मतलब हाँ कुछ पता नहीं है, तुम एक्टर दिखते भी नहीं हो ठीक है, तुम्हें पता भी नहीं है एक्टिंग आती है कि नहीं, तो तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा कि हाँ मैं कैसे श्योर हो जाऊँ। तो हल्का, तो उन्होंने काफ़ी रिलेटिव्स को कॉल किया कि भाई इसको समझाओ यार कि इसने इतना कुछ मेहनत किया है और इतनी सारी मेहनत लगी है, तो ये अब ऐसी चीज़ें ना करें। देन रिलेटिव्स भी बीच में कहीं थे, वो लोग मेरी भावनाओं को भी समझ रहे थे एंड पापा की भावना को भी समझ रहे थे कि हाँ चलो दोनों ही ठीक हैं अपनी जगह, बट देख लो यार कुछ मिडवे निकल जाए तो। देन फाइनली हाँ 2-3 दिन चला ये सिलसिला एंड 2-3 दिन बाद उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। ठीक है, इसी टाइम आपने बनाई थी ना मुन्ना जज्बाती वीडियो हाँ बैंगलोर में? वो जो, हाँ मैं बैंगलोर में जब जॉब कर रहा था तब वो रिलीज़ की थी। वो बनाई मैंने बहुत पहले थी। वो मैं जब बैंगलोर जॉब कर रहा था तो वो रिलीज़ हुई और वो बहुत बड़ी हिट हो गई। वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मैं जब भी बैंगलोर में जब भी घूम रहा था ऐसे ही टाइम पास के लिए, तो लोग ऐसे सड़क पे पहचान रहे थे। तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था वो कैरेक्टर। वहीं से 32 साल की नौकरी छोड़ने का हिम्मत हाँ, है। हाँ, वहाँ से थोड़ा वापस इंटरेस्ट आना चालू हुआ कि यार ठीक है, बैक टू मुंबई। फिर कहानी कहाँ शुरू होती है? कितना पैसा मिला उसके बाद? क्योंकि मुझे लगता है गिरे ही होगे आप, ऊपर तो उठे नहीं होगे। हाँ, हाँ। उसके बाद उसके बाद ये डिस्कशन हुआ था पापा से कि आप मुझे बताओ कि तुम्हें कितने साल ये ट्राई करना है? मुझे नंबर बता दो। तो अगर 2 साल, 3 साल, इंडियन फादर। हाँ, तो अगर वो नंबर मैं बता दूँगा तो मैं उतने साल तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट का मैं करता हूँ। True. वो सारी चीज़ें मैं सॉर्ट करके रखूँगा। तुम सिर्फ़ फ़ोकस करो एक्टिंग पे और वो 3 साल फिर मैं तुम्हें फंड करूँगा और जो नहीं भी। हुआ तो जो मैं कहूँगा वो हाँ, करोगे। नहीं हुआ तो फिर तुम्हें वापस आना सारे पड़ेगा फादर ही जैसे। और फिर जो जो जनरल चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी, या तो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या फिर सिविल में कोई जॉब ढूँढेंगे। तो वैसा था। तो और मैंने वो स्पेस देख लिया था कि इसमें टाइम लगने वाला है। ये ऐसा नहीं कि तुम 3 साल में कर लोगे, नहीं पता। हो सकता है कि 3 साल तक ना हो, लेकिन साढ़े 3वें साल 3वें साल ही कुछ हो जाए। तो वो तुम्हें बहुत अनप्रेडिक्टेबल, वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इस चीज़ की, वो जो मुझे पता लग गई थी। तो मैंने बोला कि यार ये 3 साल वाला रहने देते हैं, आप टेंशन मत लो, आप मतलब पैसों की टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूँगा। देन आई थिंक जब मैं पहले भी गया था मुंबई तो मुझे लोगों ने बोला था कि पढ़ा ले, कोचिंग इंस्टीट्यूट में सैटरडे संडेज़ यहाँ पे एक पार्ट टाइम जॉब होती है, तो वो कर ले, तो उससे ठीक-ठाक पैसे मिल जाएँगे, घर चल जाएगा, बाकी टाइम एक्टिंग पे फ़ोकस कर लेना। तो वो आइडिया मुझे याद था। तो मैं बहुत पढ़ाने में कीन नहीं था। मुझे लग रहा था कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, मुझे पता भी नहीं कि मुझे वो चीज़ें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स याद भी हैं कि नहीं। देन मैंने पूरा मन बनाया, फिर मैंने अपनी जो फिज़िक्स की सारे नोट्स थे मैंने सँभाल के रखे थे कोटा के, तो वो सारे नोट्स मैंने निकाले, वो सारे नोट्स मैंने वापस पढ़े और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्ट टाइम पढ़ाऊँगा और बाकी टाइम एक्टिंग करूँगा। तो बाकी टाइम मैं टीवीएफ में अपना टाइम स्पेंड करता था। टीवीएफ में का ऑफ़िस था, वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ राइटिंग होती रहती थी, कुछ ना कुछ एडिट हो रहा होता था, फ़िल्मों की बातें हो रही होती थी, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता था। या तो कोई स्क्रिप्ट पे जैमिंग हो रही होती थी कि जोक्स चाहिए या स्टोरी चाहिए या इस तरह की चीज़ें, तो उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था। बाकी टाइम पढ़ाता था एंड जब भी मौका मिलता था कि हाँ, ये कैरेक्टर के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो ये कैरेक्टर मैं कर लेता हूँ। तो उस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती गई तो एक्टिंग इन में। सब के बीच में जीवन में अखंड सिंगल थे? इन सब के बीच में हाँ, बोल सकते हो। क्योंकि टिल जिस तरह से आप बता रहे हो मुझे लग नहीं रहा कोई परमानेंट टिका होगा। हाँ, और टिका भी होगा तो आपने टिकने दिया होगा। हाँ, बहुत बहुत कम टाइम के लिए चीज़ें होती थी उस टाइम पे। हाँ, आए निकल गए। हाँ, हाँ, बहुत लंबे टाइम तक उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं। तो कहीं कि ऐसा प्यार लंबा रिलेशनशिप कुछ नहीं चला। कभी लाइफ में रहा लंबा रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत इश्क? हाँ, आई थिंक लेटर ऑन, आई थिंक 2016 के बाद लंबे रिलेशनशिप्स हुए हैं। अभी रिलेशनशिप में हो? अभी अभी नहीं बोल सकता मैं कि मैं हूँ या नहीं। और ये अभी क्या होता है इट्स नहीं इट्स बोल सकता मैं, इट्स या तो कॉम्प हो या नहीं हो, ये क्या होता अरे है? नहीं, आप जानते नहीं हो, ये सब कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है आजकल। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, सिचुएशनशिप जो बोलते हैं वो वाली बातों का शिकार हूँ मैं। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों से कैसे गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। हाँ। कभी दिल टूटा?
तगड़ा वाला। दिल तो आई थिंक टूटते रहते हैं यार। नहीं नहीं, वैसा वाला जो जैसे बीटेक में देखता है ना, लड़कों के प्यार हो गया। जैसे एक बार कुमार विश्वास हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब लड़के आते हैं तब मॉम डैड छोटी छोटी शीशियाँ रख जाते हैं, नारियल की, ये वो, फिर दिल टूटता है, फिर वो बड़ी बड़ी शीशियाँ रूम में आती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। आई थिंक कॉलेज में टूटते हैं दिल, मतलब जो हाँ। भयंकर वाला होता है वो वन साइडेड प्यार ही होता है, और उसमें ही ऐसा दिल टूटता है कि वैसा मतलब कभी हुआ बड़ी कि शीशियाँ आ खूब जाती हैं। रोए हुए रोए गए हाँ हाँ, कॉलेज में ऐसे सीन होते थे। कॉलेज में? हाँ हाँ, फुल मजनू। सुपर। फिर आ गए आप यहाँ पर, इसके हम्म। बाद कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट हिट हुआ? आई थिंक रेगुलरली जो हर 6-7 महीने में कोई ऐसा स्केच आ जाता था जो बहुत अलग लेवल पे हिट होता था, जो जिसको जहाँ से ये वर्ड क्रिएट हुआ, वायरल हो गया वीडियो। तो यानी कि हर 6 महीने में हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट कर देते थे बाई चांस, जो बहुत ही अलग लेवल पे वायरल होता था, जो पिछले वीडियो से ट्रिपल वायरल होता था। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी चलती रहीं। आई थिंक पहला मुन्ना जज्बाती था जो काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद एक वीडियो किया था मैंने लाइक 2013 के आसपास, जब मतलब मेरा पहला साल था मुंबई में आने के बाद। उसमें एक थी बहन करके एक सीरीज़ थी, उसके 2 वीडियोस थे, 2 एपिसोड थे, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। एंड फिर हमने जो बनाया एक अर्नव विथ यू, ARNUB विथ यू। सो बाप उसका नाम था, बॉलीवुड आम आदमी पार्टी। सो उसमें मैं केजरीवाल को इमिटेट That Arnav character was केजरीवाल too सर good. को इमिटेट करता था। तो वो काफ़ी पॉपुलर हुआ, उसने लाइफ चेंज की बहुत अलग तरीके से। उसमें अर्नब का कैरेक्टर ही बहुत तगड़ा था। हाँ हाँ, तो उस वीडियो ने ओवरऑल काफ़ी कुछ चेंजेस किए। बहुत उसके बाद काफ़ी सारे ब्रांड्स अट्रैक्ट हुए इस चीज़ को पैसे लेके। आने शुरू हो गए। हाँ, तो जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो जब बढ़ा, तो जो चीज़ हम करने आए थे कि जो लॉन्ग फॉर्मेट वाली स्टोरीज़ हैं, वो हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कमर्शियली थोड़े ठीक ठीक हो गए थे, क्योंकि पैसा लगता है। जब आप कोई भी चीज़ बड़ी बनाना चाहोगे तो बनाने में भी एक लिमिटेड अमाउंट खर्च होता है, तो वो उतना अमाउंट हमें चाहिए था, तो वो चीज़ें आने लगी। देन वी मेड परमानेंट रूममेट्स। ठीक है, वो पहला वेब शो था कंट्री का, यूट्यूब शो था जिसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसमें एक एपिसोड था वो बहुत हिट हुआ, जिसमें मैं पर्टिकुलरली था। तो वो एपिसोड अलग लेवल पे अप्रिशिएट हुआ या लोगों का प्यार मिला। देन बहुत टाइम से एक सीरीज़ हम लोग प्लान कर रहे थे, TVF पिक्चर्स। वो बहुत पहले से प्लान थी, बट वो परमानेंट रूममेट्स के बाद आई, और वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई। आई थिंक स्टार्टअप वर्ल्ड उस टाइम पे जस्ट आए थे इंडिया में, और हल्का हल्का ग्रो करना ही स्टार्ट हुए थे। एंड उस टाइम पे वो सीरीज़ आई, तो वो काफ़ी क्लासी सीरीज़ थी मेरे हिसाब से, तो उसने काफ़ी पॉपुलैरिटी दी। उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें होते चली गई। Okay, then this Kota factory, let me talk particular. कोटा फैक्ट्री क्यों, मतलब उसमें आपने क्यों इन्वॉल्व हुए आप? क्योंकि कोटा फैक्ट्री जब मैं दूर से देखता हूँ, मेरे लिए वो एक बार मैं कह रहा हूँ कि मैं सीरीज को बड़े क्लोज पाता हूँ। इस सीरीज में एक बच्चे की पूरी लाइफ है। ये सीरीज मेरे हिसाब से एक बच्चे की लाइफ को चेंज कर सकती है अगर वो बच्चा देखता है, बिकॉज जीतू भैया के पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। अगर तो कोटा आया है तो क्या करना है, ये हुआ है तो क्या करना है, लड़की से प्यार हुआ है तो क्या करना है, दिल टूटा है तो क्या करना है, तबीयत खराब हुई तो ब्रह्मास्त्र मम्मी को कैसे लाना है। आई मीन दैट वाज सो रिलेटेबल, एंड आई रियलाइज कि हर मॉम डैड को ये सीरीज देखनी चाहिए अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है। क्या बदला इस फिल्म में आपकी लाइफ में, सीरीज ने? कोटा फैक्ट्री या कुछ ऐसा लगा कि यार हमारे टाइम पे किसी ने ये सब बता दिया होता? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे वो लगता है कि जिस तरह का प्यार इस सीरीज़ को मिलता है, या जिस तरह का अटेंशन या अप्रिशिएशन इस सीरीज़ को मिलता है, मुझे लगता है कि मेंटोरशिप कहीं न कहीं मिसिंग है। ऑफ कोर्स टीचर्स अच्छे हैं जो आपको एकेडमिकली क्या प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो सवाल हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको अच्छे टीचर्स मिल जाएँगे जो वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर सकते हैं। बट जो एक लाइफ कोचिंग जो होती है कि लाइफ कैसे मेंटेन करनी है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करो या कैसे सस्टेन करो इन एक कोटा जैसे शहर में, जो कि एक्चुअली काइंड ऑफ फैक्ट्री बना हुआ है। वहाँ पे एक ही तरीके से मैस खाना बनाता है, वही खाना लोगों तक पहुँचता है, तो बहुत इट्स अ तो फैक्ट्री काइंड ऑफ। 400 लोग बैठते हैं एक हाँ साथ, हाँ, माइक तो से क्लासेस होती हैं। एग्जैक्टली मतलब प्रोजेक्टर पे क्लासेस मतलब पढ़ाया जा रहा है, ऐसा ब्लैक बोर्ड और चौक तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एंड सारी चीज़ें स्लाइड से तो इसमें पढ़ाई आपका जाती हैं। टारगेट ऑडियंस कौन सा है आपका? शुरू में मुझे लग रहा था कि स्टूडेंट्स ज़्यादा
देखेंगे इसको, बट ऐसा हुआ नहीं। ये मतलब पूरे पेरेंट्स ने भी देखी, फैमिलीज ने भी देखी, एंड जिस जिस भी तरह का जो स्टूडेंट है, पहले मुझे लग रहा था सिर्फ आईआईटी वाले स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शो है, बट वैसा नहीं था। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उनकी जो भी तैयारी कर रहा है उनको ये शो पसंद आया, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं वो मेंटोरशिप मिसिंग लगी। नहीं तो अब लोग कहते नहीं कि जीतू भैया आप तो आईटी करके भाग गए पिक्चर करने, हमसे क्या कह रहे हो कि हम आईटी की तैयारी करें? इससे अच्छा सीधे हम एक्टिंग करें। ये आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट आईआईटी और इट्स नॉट अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट मेंटोरशिप। जो हमें हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमें वो मेंटोरशिप की ज़रूरत पड़ती है। हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कोई मेंटोर हो जो हमें अलग अलग सिचुएशन से निकाल पाए या एडवाइस कर पाए। हमें एक वो बाउंसिंग बोर्ड चाहिए होता है कि हम जो भी एक्शन करने वाले हैं वो हम पहले किसी को बता दें, और वहाँ से एक सुन लें कि हाँ यार तू जो कर रहा है तू सही कर रहा है, या इसको ऐसे मत कर, इसको ऐसे कर ले तो शायद बेटर हो जाएंगी चीज़ें। तो हमें एक वो इंसान चाहिए होता है जिसको हम मेंटोरशिप बोल लें या फिर लाइफ कोच बोल लें, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। कितना पैसा मिला था कोटा फैक्ट्री का सीजन 1 में? सीजन वन में मैंने कुछ पैसे नहीं लिए थे। आई वॉज एम्प्लॉय एट टीवीएफ एट दैट टाइम। पंचायत में कितना मिला था फर्स्ट सीजन में? अब इट्स बेटर कि पैसे डिस्कस ना करें। थर्ड सीजन नहीं पूछेंगे, फर्स्ट सीजन का शुरुआत में। थर्ड सीजन में तो अब तो अच्छा खेल रहे होंगे आप। पहले सीजन का हम पूछ रहे हैं। आई थिंक तीन शोज की डील थी, तो आई थिंक 3 शोज का मिला जुला के कुछ एक अमाउंट मिला था। ठीक ठाक अमाउंट था, डिसेंट अमाउंट। लाखों में गए थे, नीचे थे? नहीं, लाखों में थे ऑफ कोर्स। आपको अच्छा मिला था? डिसेंट अमाउंट। कई सारे आपके कैरेक्टर्स ने कहा कि हमें 10,000 मिला, 15,000 मिला, 50,000 मिला, तो बड़ा लोगों में एक्साइटमेंट रहा कि यार। हाँ, ये जर्नी सबकी अपनी अपनी है। ठीक है, कुछ सवाल लोगों ने भेजे थे, हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं। ये लोगों के सवाल है जो आपके फैंस हैं जिन्होंने आपके लिए कहा। पहला सवाल था कि जीतू बेस पूछेगा, सचिव जी से पूछेगा कि प्रधान जी को गोली किसने मारी थी? वो मुझे भी नहीं पता है। वो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे लिए जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँ नेक्स्ट सीजन की तो मेरे लिए भी सरप्राइज की तरह आए वो। आई थिंक राइटर हैज बेटर आइडिया कि किसने किया। एक क्वेश्चन आपके लिए आया था कि सचिव जी को निष्पक्ष रहना चाहिए था, लेकिन भुवन के अंतराल और प्रधान जी से इतना लगाव क्यों था? इसके पीछे रिंकी तो नहीं थी? नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे दोस्ती यारी थी, जो दोस्ती यारी वाला अपन ने एपिसोड देखा था सीजन 2 में। तो आई थिंक वो दोस्ती यारी बहुत मैटर करती है सचिव जी के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि देखो भाई, रिंकू को आपका टॉप सीक्रेट पता है, रिंकी को। अब ये बता दो अगले सीजन में लव यू बोलोगे या नहीं बोलोगे, और बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? फकौली बाजार में बोलोगे या पानी टंकी चढ़ के बोलोगे? आई थिंक वो ऑडियंस कमेंट्स में बता सकती है कि वो क्या होना चाहिए, तो वैसा कर लेंगे। नाम भी गजब है, फकौली बाजार। हाँ, बढ़िया नाम सोच सोच के रखे राइटर ने। बढ़िया बढ़िया सवाल था। एक अच्छा अभी बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, आजकल पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, आप तो IITian हो, अभी इंडिया में हर एग्जाम लीक हो जा रहा है पेपर। अभी नीट का लीक हुआ, बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कोई पेपर आता है, एग्जाम आता है, वो लीक होता है। अब रह गया पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हाँ, मतलब ऐसा काफ़ी टाइम तक माना जाता था, बट मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन में ये वाला कोट उतना मैटर नहीं करेगा। मुझे लगता है कि लोग क्योंकि एजुकेशन मुझे लगता है कि कहीं से भी आजकल आप ले सकते हो। इट्स नॉट कि आपको ऑफ कोर्स एक स्कूलिंग वाला कल्चर होना ज़रूरी है, बट मुझे लगता है कि आगे आने वाली जनरेशन किसी भी चीज़ की नॉलेज का किसी टाइम पे भी ले सकती है, किसी टाइम पे भी पढ़ सकती है जब उनको ज़रूरत होगी। उनके लिए कई ये वाला कोड शायद ना वर्क करे। नहीं, एक सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी डॉली चाय वाला के पास बिल गेट्स गए थे और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। लोगों ने कहा यार आप कितनी भी पढ़ाई कर लो माइक्रोसॉफ्ट में, आपको बिल गेट्स से मिलने आपकी हालत खराब हो जाएगी उतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में। बट जस्ट बिकॉज ही वॉज डिफरेंट, उसका एक अपना अंदाज है, सही गलत जैसा वो लोग अलग कहानी है, बट डिफरेंट है। चले गए। लोगों ने कहा आप पढ़ाई लिखाई इंडिया में स्कैम हो गया, आप पढ़ लिख कर वो नहीं हासिल कर सकते हो जो आप सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए या कुछ डिफरेंट करके हासिल कर सकते हो। डू यू बिलीव? हाँ, मुझे लगता है कि एक टाइम पे मतलब आज से 20 साल पहले बहुत सिचुएशन अलग थी। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास जो था वो बहुत रिस्क लेने में बहुत डरता था, तो उनको लगता था कि अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारी कोई नौकरी लग जाएगी, तो वो वाला कल्चर था। जो कि मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों में या आजकल की जनरेशन में वो नहीं है। उनको ये है कि हम पढ़ाई करेंगे अगर हमें कुछ नॉलेज लेनी होगी तो। अगर हमें कुछ पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए तो हम उसके लिए फिजिक्स पढ़ लेंगे, और वो नॉलेज आजकल सिर्फ बुक्स में नहीं, बहुत अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। वीडियोज़ के ज़रिए या ट्यूटोरियल के ज़रिए या हम लोग लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और वहाँ से नॉलेज मिल सकती है। तो वो जो एक टिपिकल तरीका था एजुकेशन लेने का कि स्कूलिंग होगी, फिर तुम्हें एक पर्टिकुलर कोचिंग में जाना पड़ेगा, वो सारे पैटर्न्स मुझे लगता है कि विद टाइम थोड़े डाइल्यूट होंगे। लोग नॉलेज उतना ही लेंगे जितना उनको स्किल्स। नहीं, तो मेरे मन में सवाल आता है फिर अपने बच्चों को पढ़ाने क्यों भेजें? अगर आप जैसे अभी बिग बॉस आ रहा है,
अब बिग बॉस में हमने देखा कि एक लड़की वड़ा पाव बनाती थी, सड़क पे लड़ाई झगड़े हुए, वीडियो वायरल हुआ, वो सड़क पे वड़ा पाव बनाकर शेफ को समझा रही थी 5 स्टार की कि कैसे बनाते हैं, काफ़ी मीम्स बने। एक लड़का थप्पड़ खा के आया, वो बिग बॉस चला गया। सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ कर रहा है, आप एक बार में वायरल होते हो, आपको बड़े शोज बुलाते हैं, जिसके बाद आपको ढेर सारे एंडोर्समेंट मिलती है, सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। कईयों को उसके बाद वेब सीरीज में काम मिल जाता है, कुछ गाने मिल जाते हैं, जिसको नहीं मिलता है वो अपना यूट्यूब पे काम चला लेता है। बहुत इजी फॉर्मूला हो गया कि आप कुछ भी करके वायरल हो सकते हो और उसके बाद आपकी दुकान चल जाएगी। फिर ये जो पढ़ाई वाला प्रोसीजर है जो आपने किया या हम लोगों ने किया, अभी जो अगली जनरेशन है, क्या आपको लगता है कि इससे वो डिस्ट्रैक्ट होगी क्योंकि यार इधर सक्सेस इजी दिख रही है, या अगर इधर सक्सेसफुल हो भी गए, आपका कोई भी आईटीएन फ्रेंड आज आपके बराबर पैसे नहीं कमा रहा होगा, रेयर ऑफ द अगर 2-4 को हटा दो तो। मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा से रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आने वाली जनरेशन भी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है बहुत सारी चीज़ों को लेके, बट विद टाइम दे विल रियलाइज़ कि मतलब टेम्परेरी चीज़ें अलग होती हैं, एंड पढ़ाई करके नॉलेज को अप्लाई करके स्किल डेवलप करना और उस स्किल को उस स्किल पे कुछ अपना करियर बनाना, उस इंटरेस्ट पे अपना स्किल डेवलप करके करियर बनाना एक अलग चीज़ होती है, जहाँ पे थोड़ी श्योरिटी तुम्हें अपने आप आएगी और तुम बेटर कंट्रीब्यूट कर पाओगे अपने करियर के लिए। तो वो उसलिए शायद मुझे लगता है कि एक प्रॉपर प्रोसेस से पढ़ाई होना बहुत तो ये ज़रूरी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का भविष्य आप देख रहे हो लंबा है या शॉर्ट टर्म है? नहीं, वो मुझे लगता है कि सबको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो किस तरह का है। जैसे-जैसे वो लोग फॉलो करेंगे चीज़ों को, उनको अपने आप पता चल जाएगा कि ये टेम्परेरी है या फिर कौन-सी चीज़ सस्टेनेबल है। क को अगर कोई लंबे टाइम तक सस्टेन कर रहा है, तो उसने अपनी लाइफ़ में ऐसा क्या किया है कि वो कैसे वो डिफरेंट है कि वो इतना लंबा सस्टेन किया, और कैसे कोई चीज़ सिर्फ़ एक ही चीज़ हिट हुई और वो सस्टेन नहीं कर पाई। वो उनको देख के पता चलेगा चीज़ें, एक्सपीरियंस से पता चलेगा। ठीक है, कुछ और सवाल भी लोगों के थे। एक सवाल था कि सचिव जी से पूछेगा कि ब्लॉक प्रमुख की भी कोई भूमिका है वहां पे, कि सीधे विधायक तक बात पहुंच गई? बीच वाला खा गए आप लोग यार। आई थिंक हर जगह पे आप ये देखिए स्टेट लोग में कितने माइन्यूटली हाँ। देखते हैं। मैं खाली उन सवालों में नोटिस यही कर रहा था कि लोगों ने सीरीज को कितना दिल से देखा, एक एक छोटी छोटी चीज। हाँ। नहीं, वो तो आई थिंक थोड़ा सा वैसा कुछ कहानी में कुछ अलग बात थी, इसलिए वो विधायक के पास गए किसी और चीज़ के लिए, अदरवाइज हाँ मिस नहीं करते वो चीज़। एक सवाल और आया था कि सचिव जी को सवाल नहीं है, हमारा एक मशवरा उनसे है कि आप रिंकी को छोड़कर विधायक जी की बिटिया फोकस कीजिए। हाँ, ये अच्छा सॉल्यूशन है, इस पे विचार करेंगे। सड़क बन जाएगी इसके बाद गाँव की। अरे भाई साहब, एक से एक सवाल है यार। एक था कि उनसे पूछेगा कि रिंकी से शादी करेंगे, खाली गाँव में चाय पी रहे टंकी बैठ के। अभी तो आई थिंक चाय पीने में मजा आ रहा है, तो ठीक है, जब तक चाय पीने में मजा आता है तब तक ठीक है, टंकी पे चिल करेंगे। ये जीतू भैया वाला कैरेक्टर जो था, इसमें आपने कहीं कहा था कि इसकी जो ओरिजिनल जीतू भैया थे, हमने उनका भी इंटरव्यू किया था, एनवी सर। अच्छा, हमने उनका भी इंटरव्यू किया था और काफी क्लिप्स में दिखाई। एक टीचर को आपके हिसाब से, क्योंकि उसमें जब मैंने स्कूलिंग की थी तब टीचर्स का कैरेक्टर अलग होता था, दे यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, वो आंखों से आपको घूरते थे, पिटाई करते थे। बट अभी मैंने देखा है कि एजुकेशन काफी चेंज हो गई है। कोटा फैक्ट्री में दिखाया गया कि सुंदर कन्या के बारे में बताया जा रहा है, एक इंट्रैक्शन कर लिया गया बच्चों से कि आप संवाद करते हो, बात करते हो, जिससे उनको मजा आता है और उस मजे में आप उनको पढ़ा देते हो। ये चेंज कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हो आप? ये टीचर अपने लिए करता है या बच्चों के लिए करता है? मैंने एक बार पूछा था एक टीचर से, तो इसलिए दिन भर पढ़ाना, तो इसलिए मैं अपना एंटरटेनमेंट करता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि एक क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, उनका सबका अटेंशन एक जगह आए तो वो हमेशा कॉन्वर्सेशनल होना पड़ेगा। वो सिर्फ कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है हर मतलब हमारे कुछ टीचर्स थे जो बहुत सीरियसली पढ़ाते थे और अच्छा पढ़ाते थे, तो समहाउ बच्चे उस पर ही फोकस कर लेते थे। बट मुझे लगता है कि अगर वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, मज़े लेके पढ़ाई हो रही हो, तो एक अटेंशन ज़्यादा मिल जाता है बच्चों का। तो सही है जिनके लिए वर्क करता है, वो कॉन्वर्सेशनल या वो फन बातों के थ्रू जो वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा याद रहता है। ओके, एमबीए में सिलेक्शन हो जाएगा अगले सीजन में आपका? इसका जवाब मेकर्स अच्छे से दे पाएंगे। बहुत लोगों ने लिखा कहा यार कभी मेरे सिलेक्शन मत हो, कभी सिलेक्शन मत हो। वी जस्ट वांट कि सीजन पे सीजन आते रहे, कहानी ऐसे स्मूथ चलती रहे। एक और बड़ा वायरल वीडियो था, वो मीनू रातों की नींदें छीनू। व्हाट वाज दैट? जादूगर, आई मीन वो क्लिप ऐसी है जो आपकी मेरे को सोशल मीडिया पे मिल जाती है, साइकिल पे घंटियां टिंग टोंग। आई थिंक बहुत स्पेशल फिल्म है, और वो उन्होंने लिखी है जो मेरे सीनियर रहे हैं, और उन्होंने जो मुझे बोल के लेके आए कि मैं लिखूंगा, और जिन्होंने आपका भविष्य बचा दिया। हाँ, तो फाइनली उन्होंने बोला कि मैं लिखूंगा, तुम एक्टिंग करना, वो हुआ। और जब हम पहले बातें करते थे
देन वी यूज्ड टू टॉक कि एक साल में हम लोग फिल्म बना लेंगे, एंड वो फिल्म बनाने में 10 साल लग गए। और बट 10 साल बाद हमने उनकी पहली फिल्म थी, वो पहली फिल्म लिख रहे थे जादूगर, और हम दोनों ने साथ में काम किया। सो इट वाज अ वेरी स्पेशल फिल्म, और बहुत मस्ती की थ्रू आउट द फिल्म, क्योंकि जिस तरीके से हम काम करते थे, जिस तरह की कहानियाँ, जिस तरह की जिस तरह के कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में हुआ करते थे आज से 10 साल पहले, जब हम कॉलेज में डिस्कस करते थे चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हमने जादूगर में दिखाने की कोशिश की। एंड ऑफ कोर्स लाइक ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड राइटर, और बहुत विटी हैं। तो वहीं से इस तरह की चीज़ें आई कि मैं मीनू रातों की नींदें छीनूं, जो कि आई थिंक बिल्कुल करेक्ट, मतलब आंखों में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, अब दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, सब कुछ एचडी में दिख रहा है। हाँ, तो सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आई थिंक वहीं से ला सकते थे। ये और स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है, ILU, नीचे DATE लिखा है DAT क्वेश्चन मार्क। ये सारे आइडियाज उनके थे, और मेरे लिए काफ़ी स्पेशल फिल्म है। रियल लाइफ में कोई ऐसा कांड किया है ऐसा कुछ? नहीं नहीं मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने किया है कि नहीं, होपफुली उन्होंने किया हो शायद ऐसा। स्ट्रगल से क्या सीख सकता है इंसान, क्योंकि आपने भी स्ट्रगल किया है, हम्म एक अलग तरीके का स्ट्रगल है, हम्म पहले सक्सेस मिली, फिर डाउनफॉल, फिर ऊपर नीचे, या अब फेम बड़ा मिला, स्ट्रगल से क्या सीख सकते हो आप? आई थिंक स्ट्रगल का, आई थिंक दूसरा सिनोनिम ही स्कूलिंग है या लर्निंग है। मतलब वो जिस जिस फेज़ को हम स्ट्रगल बोलते हैं, एक्चुअली वो स्कूलिंग है, जहाँ पे हम सीखते हैं कि जब जब जिस जिस चीज़ को अपन स्ट्रगल फेज़ बोल रहे हैं, वहाँ पे अपन सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं। अगर अपन कैमरा फेस करना है अपन को कैमरा के लिए एक्टिंग करना है, तो किस तरह से अलग होती है वो स्टेज से, किन चीज़ों का, किन बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है जब तुम कैमरा के लिए शूट कर रहे होते हो। तो वो सारी लर्निंग्स होती हैं जब तुम, जिसको तुम अपना स्ट्रगल टाइम बोलते हो। एंड ऑफ कोर्स उसमें जब तुम कुछ चीज़ें बनाते हो वो नहीं चलती, ठीक है, और कुछ चीज़ें, मतलब 10 चीज़ें बनाते हैं, उनमें से 2 चीज़ें हिट होती हैं, 8 चीज़ें फेल होती हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो तुम्हारे अंदर जहन में होती है कि हाँ, वो नहीं चली थी, या मैंने उसमें इतनी मेहनत की, या इस तरीके से मेहनत की, या ये प्रोसेस मैंने ट्राई किया, वो नहीं वर्क किया। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे यू नो ज़रूरत थी, मैंने वो चीज़ें करने की कोशिश की, जो भी सिचुएशन थी। तो आई थिंक स्ट्रगल का दूसरा नाम स्कूलिंग है, एंड मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ उस चीज़ को, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके स्ट्रगल से। प्लान बी लाइफ में कितना जरूरी है? आप बीटेक कर रहे थे, फिर आप एक्टिंग में आ गए, आपने बीटेक के टाइम पे भी एक्टिंग की और एक्टिंग के टाइम पे भी जॉब कर रहे थे आप। प्लान भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि प्लान बी होने से प्लान ए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फोकस एक ही पे होना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे प्लान्स हुआ करते थे कुछ टाइम पहले, तो मुझे किसी ने एक्चुअली ये एडवाइस किया कि मतलब वहाँ पे दूसरा प्लान होना नहीं चाहिए फॉर अ करियर, या तो तुम ज़्यादा फोकस कर पाते हो एक चीज़ में, जब तुम्हें पता है कि सिर्फ इधर ही कुछ हो सकता है और बाकी जगह बाकी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, देन यू आर मोर फोकस्ड। आई थिंक मेरे लिए वो चीज़ वर्क की, बट वो सब हर इंसान का अलग अलग है कि वो किस तरीके से लेना चाहता है। कुछ लोगों के लिए चाहिए होते हैं कि बहुत सारे प्लान्स वो रखते हैं, और एक नहीं वर्क करता तो दूसरे में जाते हैं, और दूसरा उनके लिए वर्क कर जाता है। तो कुछ लोग ऐसे वर्क करते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ, कोई भी दूसरा प्लान ना हो, ताकि एक ही चीज़ पे हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फोकस करें, और उसी पे ध्यान दें, और शायद हम ज़्यादा सीख पाएँ। तो पहले मेरे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते थे कि मैं पढ़ा भी लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मेरे पास इंजीनियरिंग की जॉब का भी एक है रिकमेंडेशन कि हाँ, अगर मेरे को दोबारा कोई जॉब चाहिए तो मिल जाएगी। तो बहुत सारे ऑप्शन थे। फिर मैंने वो ऑप्शंस कट कर, जैसे ही मैंने कट करना शुरू किए, मेरा ध्यान ज़्यादा फोकस ज़्यादा बढ़ गया एक एक प्लान में। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? अभी साइन करते हो कोई कि अगर मैनेजर ने अच्छा पैसा दिलवा दिया तो कर लेते यार, ये डील अच्छी आई है, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, मन नहीं लग रहा तो? नहीं, अभी भी नहीं। मैं बहुत ही चूज़ी हूँ अपने काम को लेके, और जो मुझे अच्छा लगता पैसा है अट्रैक्ट नहीं करता? ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करता है, पर बहुत बहुत चीज़ें मैं रिजेक्ट करता हूँ, और उनमें अच्छा पैसा भी होता है, और जब तक वो मेरे मेरे इंस्टिंक्ट्स के साथ मैच नहीं खाती चीज़ें, तो मैं नहीं करता हूँ। तो मैं मैनेजर ने बहुत फोर्स नहीं चूज़ी किया कभी कि यार मेरा भी 20% कमीशन था, कर लो यार, हूँ। थोड़ी मोटी डील है, मेरे को जरूरत, तुम मत करना यार, तुम्हारे कहने 10 लाती हूँ, एक मेरा मान लो। हाँ, वैसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं, बट मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना करूँ जहाँ पे मेरा इंस्टिंक्ट मुझे मना कर रहा है। लाइफ में ज्यादा बुरा कहाँ लगा था, आईटी के बाद नौकरी ना मिलने पर, या किसी लड़की के रिजेक्ट करने पर? ये डिफ़िकल्ट सवाल है। पर हाँ, मैं अभी भी बोलना चाहूँगा कि वो एक फ़ीलिंग बहुत अलग थी, जब मैं बिना प्लेसमेंट के पहली बार आईआईटी से ट्रेन पकड़ के दिल्ली आया था। वो ट्रेन दिल्ली रुकी थी और मैं दिल्ली उतरा था। आई वाज़ फ़ीलिंग वेरी लॉस्ट। बहुत डिफ़िकल्ट था वो फ़ेज़। मतलब प्यार मोहब्बत का डिप्रेशन कम था? हाँ, फिर मैं दिल्ली उतरा, फिर मैं यहाँ लोगों से मिला, तो मैं सही हो गया। डिप्रेशन में कभी गए हो लाइफ में, या बहुत लो, बहुत ज्यादा लो? डिप्रेशन, हाँ, डिप्रेशन
का बहुत टेक्निकल टर्म है, कभी वो डिटेक्ट नहीं हुआ, बट ऑफ कोर्स लो फेजेस रहे हैं जहाँ पे मतलब तुम्हें थेरेपी की ज़रूरत पड़ी है, तुम्हें अपनी बातें अंदर की शेयरिंग की ज़रूरत पड़ी है, तो वैसे फेजेस आए हैं, बट कभी वो मतलब टेक्निकली या क्लिनिकली डिक्लेयर नहीं हुआ कि इट्स अ डिप्रेशन और समथिंग। तो सिचुएशनशिप के दौर में आपके पास कोई है जिससे रात भर बाबू क्या चल रहा है? बहुत लंबा पहुंच गया। सोच रहे कौन सी वाली का बताऊं, ये नाम तो नहीं, फंस जाऊंगा मैं, थोड़ा सा हिंट कैसे दूं? हाँ, एक हो तो बताएं। हाँ। सारे स्क्रीनशॉट आ जाएंगे स्टोरीज पे। नहीं एडिट कर। अच्छा, एक फिल्म आई थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मैंने अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू किया, तो नवाज भाई ने कहा कि एक जमाने में एक फिल्म मिली थी जिसमें एक हीरोइन ने उन्हें किस करने से मना कर दिया था, एंड ही फेल्ट बैक। बाद में उन्होंने खूब सारी फिल्में की, सेक्रेड गेम्स की जिसमें सारा शौक पूरा किया, एक और फिल्म आई थी जिसमें एक 27 साल छोटी लड़की किस किया, एंड इसे बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। ये उनके लफ्ज से, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। आपने तो आयुष्मान हो किस किया था? बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। अरे क्या चल रहा था वो, क्योंकि किस आपने किया था, बट बहुत लोग थे जो ऑकवर्ड फील कर रहे थे। बहुत ही एक अलग रोल था वो, सोसाइटी का एक पार्ट है, उसकी रिस्पेक्ट भी है, बट अगेन बहुत टफ रहा वो, मतलब एक देखने नजरिए से, बिकॉज हमारी सोसाइटी का देखने का नजरिया अलग है। सो अगेन क्या था उसमें? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी उसकी स्क्रिप्ट। आई थिंक जिस टाइम पे वो आ रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था उस टॉपिक पे एक फिल्म बनाने का। एंड उससे पहले जब भी हम फिल्म देखते थे तो बहुत सीरियस बातों पे चर्चा होती थी, बट इस फिल्म की जब आप स्क्रिप्ट मैंने पहली बार सुनी तो मेरा इन सब चीज़ों पे एक्चुअली ध्यान नहीं गया। मुझे लगा कि ये बहुत ही फ्रेश एक रोमांटिक स्टोरी है, बहुत रोमांटिक एंगल है और एक यूनिक कहानी है जिसको बहुत फन तरीके से, बहुत रोमांटिक तरीके से दिखाया जा रहा है, तो एक्चुअली इन चीज़ों पे ध्यान नहीं गया था। ऑफ कोर्स जब पहले स्टोरी लाइन सुनी थी तो एक मेंशन था कि इस तरह का किस भी है और वो करना पड़ेगा, एंड देन आई तो जब आपको पता लगा कि आपको एंड में, क्योंकि फिल्म में बाकी रोल बड़ा किरदार शानदार था, गाने अच्छे थे, ऐसे गाने थे जो लोगों को याद रह गए, और अभी भी वो गाने अच्छे लगते हैं सुनने में, कई बार ड्राइव करते हम प्ले कर लेते हैं, बट जो वो किस सीन था वो आपको कहीं असहज किया इस रोल के बारे में सोचने में कि यार मतलब आई थिंक वैसे आर यू स्ट्रिक्ट? हाँ, आई एम स्ट्रिक्ट। ओके। सो बेसिकली जब भी बेसिकली जब भी कहानी जब मैंने पहली बार सुनी थी हाँ। तब एक हल्का सा लगा था कि मुझे पता नहीं कि किस तरीके से इनके दिमाग में वो ट्रीटमेंट है। बट जब मैंने स्क्रिप्ट फुली पूरा एक नरेशन सुना, जब हितेश केवलिया जो उनके डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, उन्होंने जब मुझे पूरा नरेट किया फिल्म, तो मुझे बहुत मज़ा आया पूरी कहानी सुन के। मैं बहुत सीन्स में बहुत इन्वॉल्व था, मुझे लगा कि बहुत फ्रेश सीन्स लिखे हैं, बहुत मज़ेदार से सीन लिखे हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, एंड बहुत टेक्निकल बातें भी हो रही हैं अबाउट लव, अबाउट हार्मोन्स, कि किस तरीके से वो आ रहे हैं, और वो मज़े मज़े में हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं भी प्रीची कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। देन वो सारे डाउट समहाउ निकल गए, फिर कोई भी ऑकवर्डनेस नहीं थी वंस आई हर्ड द नरेशन। घर से कोई रिस्पॉन्स? नॉट रियली। मुझे लगता है कि उन्होंने भी फिल्म के गाने, रोमांस एंड ह्यूमर बहुत एंजॉय किया, उनके लिए भी वो सेकेंडरी था, वो आया और चला गया। पावरफुल मूवी। हाँ, इट वाज पावरफुल। तो उसके बाद फिर और फिल्में करने का मन अभी है? हाँ, बिल्कुल है। धीरे धीरे करेंगे, जैसे जो भी चीज़ें मेरे रास्ते में अच्छी आती जाएंगी मैं करते जाऊंगा। ओके। लड़कियों से रोमांस करने का मन नहीं है? कर तो रहा हूँ, रिंकी से कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन, अब हम एंड पर आ गए। पंचायत का अगला सीजन अभी कुछ शुरुआत हुई है या अभी टाइम है? अभी स्क्रिप्ट उसको चाहिए? हाँ, अभी आई थिंक बातें चल रही हैं, स्टोरी डिस्कस हो रही है कि क्या, अभी बहुत रॉ पे भी है। हाँ, अभी बहुत, क्योंकि लोग सब जो है वो अभी से कहने लगे कि यार पूछ लेना डेट कब आ रही है। मैंने कहा शुरू तो नहीं दो। टाइम लगता है, मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, तो राइटर्स भी उस पर टाइम देना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो जिस तरह का भी रिस्पॉन्स आता है उससे उसको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हुए, क्योंकि फिर हम भटक सकते हैं। अगर हमको लगे कि यार ये चीज़ पॉपुलर हो रही है तो इस चीज़ पे ज़्यादा इंडल्ज करें, या ये मीम ज़्यादा हिट हो गया तो ऐसे कुछ और मीम बनाने का ट्राई करें। तो इन सब चीज़ों से अलग रखने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम राइटर को चाहिए होता है और ज़्यादा फोकस चाहिए होता है, तो उसमें लगता है टाइम, एंड वो टाइम मुझे लगता है कि देना चाहिए फॉर अ शो लाइक। कॉन्वर्सेशन तो ही होगा ना, कितने सीजन निकाल सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं है कि कहाँ पे एंड करना, नहीं ऐसा नहीं। वो वैसा है कि जब तक चीज़ें मिलती जाएंगी तो स्टोरी आगे बढ़ती आपका एमबीए नहीं होने वाला कुल मिलाकर। तब तक स्टोरी बढ़ती जाएगी, तो वैसा है। तो अभी वो कुछ भी प्लान नहीं है कि बट वी एक्सपेक्टिंग 2-3 सीजन तो कम से कम आएंगे अभी। हाँ, आई कैन होप। ठीक है। और कोटा फैक्ट्री? कोटा फैक्ट्री आई थिंक शो शायद चलेगा,
बट आई थिंक जीतू भैया का सीजन 3 आई थिंक एग्जिट है, वो निकल गए हैं शो से, एंड अभी कहानी आगे हो सकती है, तो शोज आगे ये प्लान जीतू भैया का लास्ट सीजन है, हाँ सो आई थिंक यू गिव द आंसर कि कोटा फैक्ट्री क्यों देखे। प्लीज। अच्छा, ये रेंज कैसे देखते हो अपने आप को आप, कि आपने कॉमिक से शुरुआत की, छोटे छोटे रोल्स किए, फिर मैं शुभ मंगल सावधान देखता हूँ, जादूगर में एक लड़का देखता हूँ, पंचायत सचिव देखता हूँ, और यहाँ एक इंटेंस कैट देखता हूँ, ये जो रेंज है इसको आप पसंद कर रहे हो, ये होता जा रहा है या ये बाई चॉइस है? नहीं, ये कहीं ना कहीं चॉइसेस भी हैं, चॉइसेस इन द सेंस कि यू नो कहानी और कैरेक्टर मुझे अलग लगना चाहिए जब भी मैं कोई भी कहानी सुनता हूँ, यू नो बेसिक चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, यू नो कि एक वो एक पर्टिकुलर एज का रोल है, जो अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर एज के कैरेक्टर्स हैं, यू नो एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब दे आर ऑल स्मॉल टाउन पीपल, वो सब चलेगा, बट कैरेक्टर कितना अलग है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो जादूगर का कैरेक्टर बहुत अलग है, उसमें अलग अलग चीज़ें करने को मिलती है, वो एक कैरेक्टर से मजिशियन है, स्ट्रगलर फुटबॉलर है जिसको फुटबॉल खेलना नहीं आता है, जिसका फुटबॉल खेलने का मन नहीं है, मैजिशियन है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। सचिव जी हैं एक, मतलब अर्बन लड़के हैं जो गांव में आते हैं और गांव की चीज़ों में एडजस्ट हो रहे हैं। कोटा फैक्ट्री एक एक बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत ही डीप बातें करने वाला, फिलॉसफी में बिलीव करने वाला एक टीचर का कैरेक्टर है जो कि काफ़ी इन सब से अलग है। इफ़ आई टॉक अबाउट चमन भार, जो कि एक पान की दुकान चलाता है और उसको एक तरफा प्यार हो जाता है लड़की से, एंड जो कि एक पर्टिकुलर रीजन की भाषा बोलता है, बोली बोलता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें अलग हैं। ये आपको लगता है कि जो नेक्स्ट डोर बॉय वाली आपकी जो पर्सनैलिटी है, इसकी वजह से आप बहुत रिलेट कर पाते हो, क्योंकि सबको लगता है यार तुम्हारे बगल का लड़का है? हाँ, हो सकता है, मुझे लगता है कि वो एक फीलिंग आती है लोगों को जब वो मुझे स्क्रीन पे देखते हैं। जितना मैंने बात किया है कि यार ऐसा क्या रिलेटेबल है, मतलब कुछ चीज़ें तो जैसे अगर मैं जीतू भैया कैरेक्टर की बात करूँ कोटा फैक्ट्री, तो वैसे तो कैरेक्टर्स भी मतलब वैसे टीचर्स भी नहीं मिलते हैं कई बार, बहुत कम है वैसे टीचर्स, तो फिर वो क्यों इतना रिलेटेबल है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दैट जैसे मुझे आई थिंक शुभ मंगल ज़्यादा सावधान के डायरेक्टर ने ये बोला था कि जिस तरीके से तू दिखता है, जिस तरीके से तू बोलता है, नोबडी विल फील कि तू उनसे अलग है, या तो उनसे लगता है कि तू उन्हीं के बीच का है, तो वो एक कनेक्टिविटी तेरे से आती है। तो ये उन्होंने मुझे बोला, तो मैं बिलीव करता हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि शायद वही हो रहा होगा, क्योंकि बाकी सब तो मेरे लिए तो मैजिकल जर्नी है। ठीक है, अब क्योंकि सब चाह रहे एंड हो जाए, हम भी एंड पे जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल मैं छोड़ूंगा नहीं। क्रिकेट देखते हो? हाँ, काफ़ी यार। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, एक सवाल जो दुनिया पूछती है, विराट या रोहित, फेवरेट कौन है? ओह, टिपिकल। और क्या क्या बोलते हैं उसको, रोहिराट। रोहित। अच्छा, रोहित। रोको। रोको। बस लाइक फेवरेट होता है सबका, दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, रोहित की दुनिया अलग है, विराट की दुनिया अलग लोग है, दो बहुत अलग दुनिया के लोग हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली? विराट कोहली। क्यों? आई थिंक मेहनत मेहनत है, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि दोनों की मेहनत है, बट ओवरऑल जो जो मेहनत है एक स्पोर्ट्समैन में, जो पूरा जो ट्रांजिशन है विराट कोहली का, मुझे लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपके फॉलोअर्स काफी बढ़ने वाले इसके बाद। अब आप बात पूरी कीजिए। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत शुरू में जब, क्योंकि मैं सचिन द्रविड़ इन दोनों को बहुत फॉलो करता था, इन दोनों का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, एंड सडनली जब मैंने कोहली को देखा तो उतना उतना लग नहीं रहा था कि उतने प्रॉमिसिंग नहीं लगे मुझे, जिस तरीके से उनके शॉट्स थे या शुरू में बट एंड ऑफ कोर्स वो एक फेज भी आया जहाँ पे मतलब बिल्कुल भी रन्स नहीं आ रहे थे। आई थिंक 2013 या 12 की बात है, वो जो एक इंग्लैंड वाली सीरीज थी, देन हाँ मतलब वो वैसा है कि शायद हाँ मतलब जो जनरली क्रिकेट फैंस का होता है ना कि हाँ बोला था ठीक है नहीं चलेगा, तो वैसी वाली फीलिंग मेरी भी थी। बट आई थिंक उसके बाद जो पूरा चेंज किया उन्होंने अपने आप को, एक स्पोर्ट्समैन के तरीके से जिस तरीके से आए हैं, वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं हर तरीके से, तो वो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी भी हैं, एंड ऑफ कोर्स उनका जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के लिए, वो काफ़ी उम्दा है, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के लिए, एंड इन एनी स्पोर्ट जिस तरीके से वो किसी स्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं विराट कोहली का बड़ा फैन। चलो इसमें थोड़ा और फंसा देता हूँ आपको, ये भी आईटी से टफ क्वेश्चन है। रोहित, विराट या सचिन, फेवरेट कौन, बेहतर कौन? सचिन या विराट में, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में ज्यादा बड़ा बैट्समैन कौन? सचिन तेंदुलकर। क्यों? आई थिंक आप अगर आप दोनों के शॉट्स देखेंगे दोनों के शॉट देखेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, व्हाई आई एम सेइंग दैट। मैंने वो देखा है, जब दोनों के मैं कवर ड्राइव देखता हूँ, तो ऑफ कोर्स
एक फीलिंग वाला डिफरेंस है। वो फीलिंग उस फीलिंग को यू कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, यू कैन डिफाइन कि व्हाई यू लाइक विराट कोहली, यू हैव योर रीजंस। जैसे मैंने अभी बहुत सारे रीजंस दिए ना, कि जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टेस्ट क्रिकेट को, या मतलब अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है फॉर हिज क्रिकेट, कि मैं इसको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा और लंबे टाइम तक मैं क्रिकेट में बना रहूँगा, और लंबे टाइम तक सिर्फ मेरा एक बेसिक काम है रन बनाना, उसी चीज़ पे फोकस करूँगा, कंट्री के लिए रन बनाना। और वो जिस तरीके से उन्होंने किया, तो यू विल हैव योर रीजंस फॉर विराट कोहली, बट व्हेन यू सी सचिन, इट्स अ फीलिंग। मतलब यू विल फील दैट शॉट कि ये कुछ अलग है। वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, जो सबसे टफ सवाल है, क्या MS धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए या अभी 1 साल और IPL में? 1 साल क्यों, धोनी तो मतलब खेलेंगे, धोनी वोनी कहीं नहीं जा रहे यार। धोनी तो अभी बहुत खेलेंगे। कौन है धोनी आपकी नज़र में? आई थिंक मतलब क्योंकि उस फेज से गुजरना, आई थिंक 2000 में जो क्रिकेट फॉलो करता था, उस टाइम पे जो क्रिकेट की हालत थी, अर्ली 90s, मतलब 97 के बाद जो से 2002 के बीच में जो क्रिकेट की हालत थी, और फिर वहाँ से जो पिक किया, आई थिंक सौरव गांगुली दादा की कैप्टनसी में जो पिक किया, और 2003 का वर्ल्ड कप में जिसका दर्द है, आई थिंक वो रोए थे? हाँ, ऑफ कोर्स सहवाग का रन आउट, हाँ, तो बारिश हो गई थी रोए बीच थे, में। लग रहा था कि बारिश और हो जाए और अगले दिन फिर से मैच हो। वो सारी होप्स टूटी उस दिन, एंड वो सारी होप्स, जो बचपन के सारे सपने थे, वो धोनी ने, आई थिंक, ऑस्ट्रेलिया को हमने हाँ पीटा 7 में हाँ, 11 वो में। धोनी और युवराज ने कंप्लीट किए। एंड ऑफ कोर्स धोनी ने फाइनल इनिंग में जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर था, वो किया। तो द मैन, द मिथ, द हाँ, माई। तो वो सपनों को सच करने वाला इंसान है। थैंक यू सो मच जितेंद्र, अच्छा Thank लगा आपसे बात करके। बहुत Thank सारे you. सवाल, जाते आते एक आखिरी जवाब, कोटा फैक्ट्री हम क्यों देखें? एक जवाब मैंने दे दिया है, आपका आखिरी सीजन है कोटा फैक्ट्री में, इस वजह से। और क्यों देखें? कोटा फैक्ट्री, आई थिंक, मुझे खुद को जब भी मैं देखता हूँ तो बहुत इंस्पायर करती है। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो है ना, तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और वो हेल्प कर सकती हैं। एंड उसके अलावा बहुत सारा कोटा का जो वर्ल्ड है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, आपको मज़ा आएगा देखने में। जैसा प्यार आपने 1 को दिया, उससे ज़्यादा प्यार आप होपफुली कोटा सीज़न 3 को देंगे। सो प्लीज़ वॉच इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।